यस गुड मॉर्निंग सर। चलिए शुरू करें। कल हम लोग दिल्ली सल्तनत को खत्म करना है, ठीक है ना। 20-22 क्लास हो गए। आई थॉट 15 क्लास में हम निपटाएंगे सर। हाँ, आज चाचा नेहरू को हैप्पी बर्थडे भी है सभी को सर, है ना। सबन को हैप्पी वाला बर्थडे। हाँ वही सर, ठीक है ना। चाचा नेहरू के बर्थडे से याद रखते हैं ना हम तो। वी रिमेंबर नेहरू जी बर्थडे पॉइंट ऑफ व्यू सर। खैर कोई दिक्कत नहीं है। हम कहाँ थे, वेयर वर वी सर। हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आज खत्म करना है मुझे। कल इकोनॉमी और कल्चर 2 सेशन में खत्म करेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। तो पकड़ के चलिए 20-25 सेशन हुए ना सर। टारगेट ये था कि मैं 15-18 में कराऊँ और फिर उसके बाद टारगेट ये था कि और 15 सेशन में हम लोग कर देंगे मेडिवल, मतलब क्या कहते हैं ये अपना मुगल्स। बट नहीं आ रही क्या, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो चेक चेक, हेलो चेक। बढ़िया है गुरु एकदम सर, है ना। क्लियर तो है सर, आवाज़ आ रही है ना सर। ठीक है ना, बढ़िया। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं आ रही है, सब क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। और कंक्लूड भी करना है शुरू करने के साथ साथ, है ना। आप मतलब पकड़ी है क्या दिल्ली सल्तनत से कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है यार, ये कब से शुरू किया हुआ है सर, है ना। कब कब खत्म होगा सर, है ना। आंटी फेड अप ऑफ दिल्ली सल्तनत। अच्छा देखिए, मैं एक्स्ट्रा नहीं खींच रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा खींचना चाहिए तो मतलब बीइंग अ टीचर आई नो दैट कि इसमें और भी खींच सकते हैं, बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ अप टू सर्टेन पॉइंट। उसके बावजूद भी इनफैक्ट है ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा सर। तो क्या, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। अगर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर रहे होते तो अब तक तो कब का पेपर 1 खत्म हो चुका था सर, ठीक है। एक ही बार करो सर, है ना, एक ही बार करो ऑप्शनल। उतना कॉम्प्रिहेंसिव करो कि फिर उसके बाद खाली रिवीजन रिवीजन ही करते रहिए सर। वालेकुम सलाम सर। समझे, फिर रिवीजन ही करने का होगा फिर, और कुछ आपके पास वो क्या है कि स्ट्रेस नहीं होगा कि यार रह गया मेरा, रह गया मेरा, रह गया सर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं सर, है ना। तो आप रिवीजन करते रहिए एंड देन एक बार कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को अटेंड करिए सर, है ना। एक ही बार करो सर ऑप्शनल, फिर रिवाइज करते रहो, फिर रिवाइज करते रहो, फिर रिवाइज करते रहो। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, 4 से 5 दफा, और वो हो जाएगा। एक बार कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे से किया होगा ना, फिर तो क्या है लिंकेजेस ही बिठा दिए आपको सर, ठीक है ना। यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग अप द लिंकेजेस ओनली सर। आर्यन प्लीज रिफ्रेश रिफ्रेश कर दीजिए बेटा सर, रिफ्रेश करिए। हाँ पेपर 2 करेंगे ना यार, पेपर 1 खत्म होने के बाद पेपर 2 करवाऊंगा ना, बताया तो था। हाँ, बच्चे वेट कर रहे होते हैं। चलिए एक काम करता हूँ, आई लॉन्च पेपर 2 बाय मिड ऑफ दिसंबर। अगर फिर पेपर 1 या पेपर 1 खत्म नहीं होगा तो आई पुश द डेट, मैं डेट थोड़ा पुश कर दूंगा, आपको मेरी प्रोफाइल पे दिख जाएगा सर, ठीक है। समझे, ओके। और तो क्या करूँ सर, आपको श्योरिटी दे दूंगा सर, समझे। मैं 25 दिसंबर से डाल दूंगा। नहीं 8 से 10 ही रखेंगे, 8 to 10 AM विल बी टाइमिंग सर। 8 to 10 AM विल बी द टाइम। टाइम तो यही रहेगा सर, पूरा साल ऑप्शनल का टाइम यही रहेगा सर। आई विल नॉट चेंज द टाइम, ओके। आई विल नॉट चेंज द टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यही लीनियरिटी है, यही बैच है, ये तो पेपर को तोड़ ताड़ के करना है सर, और कुछ नहीं सर, ठीक है। हाँ दिस विल बी पेपर 2। देखिए पेपर 1 खत्म होते हैं, अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। आप थोड़ा सिलेबस देख लीजिए। अब आप पेपर 2 की बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा मुझे आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। और पीछे इसके लिए क्योंकि सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक आप नहीं समझोगे तो यू विल सी दैट कि हम कहाँ पे है, वेयर आर वी स्टैंडिंग, ओके। नहीं कभी कभी क्या होता है कि वो समझना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है सर, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं सर, व्हाट आर वी डूइंग एज ऑफ नाउ, ओके। एंड वी आर नॉट डूइंग like no time pass when it comes to the preparation. We are trying our best to complete on time as well sir, but being an optional paper it requires its own depth, समझे। ऑप्शनल है ना सर, इसके लिए वो अपनी डेप्थ मांगता है और कुछ नहीं सर, ठीक है। वरना तो प्रॉब्लम ये होता, या जीएस होता तो मैं 15 दिन में ही खत्म कर देता सर, ठीक है ना। जीएस में मेरे लिए कोई वो है नहीं सर, ठीक है। और फिर 5 डेज अ वीक इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि उससे ज्यादा आप करोगे तो आप ही सेचुरेट हो जाओगे सर। आप फिर उसके बाद फिर इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी कि 5 डेज वीक आप क्लास करिए, 2 दिन पूरा रिवाइज करवा दीजिए सर, ठीक है। ना पता हो तो हम लोग यहाँ पे है, वी आर एक्चुअली ओवर हियर सर, है ना। आप में से जितने भी गोलू बच्चे हैं ना जिनको अभी क्वेरी हो रही है, हमने ये खत्म कर दिया है, हमने 14th सेंचुरी खत्म कर दिया है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं, वी आर ऑन दिस साइड, ओके, समझे आप लोग, ठीक है। सो हम लोग सोसाइटी कल्चर एंड इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कल्चर सेंट्रिक और वो सब के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर सर, ठीक है। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई गेस बाय नेक्स्ट वीक विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, दैट इज द रीजनल डायनेस्टीज ऑफ गुजरात, मालवा एंड विजयनगर एंड मल्टीपल एम्पायर्स कमिंग टू। लोधीस हमने पढ़ लिया है ना सर, ठीक है ना। फिर देन उसके बाद फिर मुगल की कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ से तो सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अभी मुगल्स के ऊपर तो नहीं गए, वी आर नॉट गॉन टू मुगल्स, ओके। अभी हम लोग ऊपर सल्तनत वाली ही कहानी देख रहे हैं, चलिए। तो वापस आते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना। हम लोग कल बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में और सल्तनत के स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर, ठीक है। तो कौन से स्टेट थे कल, यस्टरडे वी हैड डिस्कस कि दिल्ली सल्तनत को अलग अलग राज्यों के रूप में देखा गया है सर, ठीक है ना। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स जो कहता है कि ये मिलिट्री स्टेट था सर, समझे नहीं समझे। किसी ने कहा कि नहीं ये पैटर्नलिस्टिक स्टेट था सर, किसी ने कहा कि ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट था सर, किसी ने कहा ये थियोक्रेटिक स्टेट था, किसी ने कहा ये सेंट्रलाइज स्टेट था सर, है ना। तो देयर आर मल्टीपल ओपिनियंस ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड बेस्ड ऑन द सोर्सेस कल हमने देखे थे। ये सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस बहुत कम अवेलेबल है लिटरेचर के अंदर, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि ये थियोक्रेटिक था या बाकी सारे थे सर, ठीक है ना। तो यस्टरडे वी हैड सीन 2 बुक्स जो दिल्ली के सुल्तानों को गाइड कर रही थी, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू रन द स्टेट एज वेल सर, ठीक है ना। उसके बेसिस के ऊपर से हमने देखा था आदाब उल हर्ब करके किताब हुआ करती थी, और दूसरी फतवा जहांदरी थी, दैट वाज एक्चुअली रिटन बाय बरानी सर, ठीक है ना। अब इसमें दोनों बेसिस के ऊपर से हमने समझा था कि ये तो थोड़ा प्रैग्मेटिक किताब थी, दिस वाज मोर ऑफ अ प्रैग्मेटिक बुक जो राजा को गाइड करने के लिए बता रहा था सर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, व्हाट वाज द रियलिटी, क्यों उसको अलग अलग नाम के ऊपर दिया गया है, तो एक करके थियरी को देखेंगे, ठीक है। और आखिर में कंक्लूजन बनाएंगे कि भाई ये कोई भी राज्य इसमें से लागू नहीं होता था सर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन था तो पार्टली था, थियोक्रेसी था तो सम एस्पेक्ट में था सर, है ना। मिलिट्री था, हाँ वो था, सेना के रूप में कॉन्कर करने की एक पूरा का पूरा आइडिया था, पर वो भी 100% करेक्ट नहीं मिलेगा सर, है ना, क्योंकि स्टैंडिंग सब राजाओं के पास नहीं हुआ करती थी, राइट सर, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि क्यों उसको मिलिट्री स्टेट कहा गया सर, ठीक है। मिलिट्री स्टेट का हाइपोथेसिस एक एंग्लो स्कॉलर के द्वारा दिया गया जिनका नाम है पीटर जैक्सन सर, ठीक है।
अब नाम याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, उतना बड़ी तोपमार वाली बात नहीं होती है सर, बट खाली आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। अब इन्होंने अपना हाइपोथेसिस क्यों बताया, उसके पीछे का कारण ये है, इसने कहा कि भाई ये पूरे पूरे मुस्लिम सुल्तान से मिलिट्री एक्टिविटी के ऊपर ही जुड़े हुए थे, क्योंकि घोरी है, गजनी है, ऐबक है, खलजीज है, ये सब बेसिकली मिलिट्री एक्टिविटीज के रूप में ही है ना सर, ठीक है। और फिर उसने बेसिकली पूरी हाइपोथेसिस को मंगोल पर्सपेक्टिव से बताया। उसने कहा कि भाई देखिए, दिल्ली के सुल्तानों की जितनी भी कार्य थे, ऑल द एक्शंस दैट वर टेकन बाय द दिल्ली सुल्तान, वो चाहे खिलजी हो गए, वो चाहे तुगलक हो गए, वो चाहे स्लेव डायनेस्टी हो गए, सैयद हो गए या लोदीज हो गए सर, है ना, सब में एक ही एस्पेक्ट था, वो था अपनी सेना को मजबूत करो, डिफेंस को क्रिएट करो सर, ठीक है। तो सुल्तान की प्रायोरिटीज यहाँ पे बहुत क्लियर कट थी, और ये प्रायोरिटीज ये कह रही थी कि सुल्तान को अपनी सेना को मजबूत करना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, इसके लिए उसको मिलिट्री स्टेट का दर्जा देना चाहिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। क्योंकि उसने जो भी कार्य किया, जो भी सुल्तान अलग अलग डायनेस्टी से जो भी आया है, सबने बेसिकली मिलिट्री को ही स्ट्रॉन्ग करने का काम किया और कुछ किया ही नहीं है सर, ठीक है। फिर उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा कि देखो अल्तुतमिश को देख लीजिए, अल्तुतमिश को भी ये डर था कि भाई वो जलालुद्दीन मकबरानी और फिर चंगेज खान भारत में आ जाए सर, ठीक है, और फिर उसके कारण हंगामा होगा, याद आया कि नहीं आया सर, ठीक है। तो इसके लिए अल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेसी गेम खेली, और डिप्लोमेसी के चक्कर में भाई साहब ने क्या किया, उसने इंडस के उस पार अपना साम्राज्य बढ़ाने का कभी सोचा ही नहीं सर, ठीक है। तो उसने डिप्लोमेसी तो खेली थी, बट ही नेवर प्लेड, क्योंकि वो हमेशा डिफेंसिव खेल रहा था सेना के हिसाब से, समझे आप लोग, ठीक है। तो कहता है कि भाई इल्तुतमिश अपनी जो मिलिट्री फ्रंटियर की जो एजेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए वो कार्य कर रहा है, ना कि इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए सर, ठीक है ना। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव आया सर, ठीक है। फिर उसने कहा कि बलबन को देख लीजिए, बलबन ने भी सेना खड़ी करने की कोशिश की, और उसको भी एक ही डर था कि भाई सेना खड़ी करो, वेस्टर्न फ्रंटियर को क्रिएट करो सर, ठीक है। और बलबन के केस में तो हमने देखा भी था कि उसका संतान का मृत्यु हो गया जब मंगोलों ने आक्रमण किया 1285-86 के अंदर, याद है कि नहीं आपको सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी रिफॉर्म्स किए वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से किए गए थे, क्योंकि मंगोल्स को हराने के लिए सेना तो बड़ी होनी चाहिए थी सर, सही गलत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान अरीज की इनफैक्ट है ना फॉर्मेशन करवाया, अरीज ममलिक वॉर मिनिस्टर की क्रिएशन करवाई सर, ठीक है ना, स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म्स किए, किया क्या सर, ठीक है। एवरीवेयर यू विल फाइंड कि आपने मिलिट्री को ही आपने बढ़ावा दिया है, तो मिलिट्री सेंट्रिक आपके सब कार्य रहे हैं। और जब आपके कार्य मिलिट्री सेंट्रिक रहे, इसके लिए आपका राज्य भी मिलिट्री स्टेट होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। फिर उसके बाद उसने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस आर रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस, ये बेसिकली ऐसी पोजीशंस थी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ये लोग, और ये सबके सब सेनापति छोटे मोटे कोई आर्मी का या बेसिकली एक वो होगा कि कमांडर होगा या काइंड ऑफ घोड़े का चीफ होगा, आमिर शिकार, लॉर्ड ऑफ द हंटिंग हुआ करता था, आमिर हजीब या अरीज मुमलिक हुआ करता था सर, अरीज वाज वॉर मिनिस्टर एट दैट टाइम ना, जो डिफेंस का काम कर रहा है सब कुछ। तो ये सब चीजें क्या है सर, है ना। तो यू विल फाइंड कि ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर बिलोंगिंग टू द मिलिट्री साइड, और इसके लिए उसने ये कहा है कि भाई पूरी की पूरी जो कहानी है ये मिलिट्री स्टेट है सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे कि नहीं समझे। ये मिलिट्री स्टेट के ही बेसिस के ऊपर से ये बताता है कि भाई सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो व्हाई मिलिट्री स्टेट, समझे कि नहीं समझे। द फर्स्ट हाइपोथेसिस व्हिच वाज गिवन बाय मिस्टर जैक्सन, तो इसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये कह रहा है कि एनी रिफॉर्म्स दैट इज डन बाय द किंग और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, एनी काइंड ऑफ frontiers that have been created sir, that was based on the military ideas, and the domination of the military officials can throughout be seen in the Delhi Sultanate in the administrative framework. Point is clear or not sir? Point clear हुआ कि why military state सर, है ना। तो आपको कभी-कभी आता है ना कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, वाज इट अ मिलिट्री स्टेट, तो आपको जस्टिफाई वाज अ मिलिट्री स्टेट। अब जस्टिफिकेशन का जब पॉइंट आएगा ना, तो उसमें ये सब पॉइंट्स आपके आते हैं कि क्यों मिलिट्री स्टेट कहा गया है सर, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी और फिर उसके बाद फरिश्ता की कहानी लिखेंगे हम लोग सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, कि नो डाउट इसको बेसिकली मिलिट्री स्टेट के रूप में कहा गया है। प्रॉब्लम ये था कि मिलिट्री स्टेट का जब इंप्लीमेंटेशन हुआ, मिलिट्री का उपयोग क्यों कर रहे थे, दो चीज के लिए कर रहे थे। एक तो डिफेंस के लिए सर, क्यों मंगोल्स के सामने आप लड़ाई कर रहे थे उसके कारण, और दूसरा था आप कॉन्कर करने के लिए, सही की गलत सर, है ना। ये मिलिट्री का उपयोग दो ही तरह से होता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली कॉन्कर भी किया, और उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करने की कोशिश की, सबने किया सर, ठीक है ना। तो होता यह है कि दिल्ली सल्तनत इनिशियली तो इनफैक्ट मिलिट्री स्टेट के रूप में ही कार्य हुआ। कुछ कुछ राजाओं को ये समझ में आया कि जो उसके गवर्नर्स थे या उसके नीचे आने वाले जो हिंदू किंग्स हुआ करते थे, जो चीफ्टन्स हुआ करते थे, वो राजा की इनफैक्ट बातें नहीं मानते थे। और इसके कारण यू विल फाइंड कि इन स्पाइट ऑफ द मिलिट्री नेचर, इन स्पाइट ऑफ द मिलिट्री नेचर, सेना का उपयोग करके राजा ने कॉन्कर करने की कोशिश की बाकी सारे किंगडम्स को, बाकी सारे गवर्नर्स को, और एक सेंट्रल स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की सर, तो मिलिट्री स्टेट का उपयोग करके कुछ कुछ राजाओं ने, या मिलिट्री सिस्टम का उपयोग करके कुछ कुछ राजाओं ने उसके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश की। इसके लिए एक और स्कॉलर है, वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज अ मिलिट्री स्टेट बट इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट, समझे नहीं समझे। तो उसने दूसरी हाइपोथेसिस क्या दी सर, उसने कहा कि मिलिट्री स्टेट तो है सर, बट इसका मुख्य इंटेंशन जो था वो कॉन्कर करने का था, ना कि डिफेंस करने का था सर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर, ठीक है। मिलिट्री का आधार बना के साम्राज्य विस्तरण करना था, ना कि अपने आप को सुरक्षित करना था, समझे। मिलिट्री दो प्रकार से काम करती है ना सर, ठीक है। एक होता है डिफेंस करो सर, है ना, अपने फ्रंटियर्स को रोक के रखो सर। आज भारत की सेना है ना दो प्रकार से, हमारी सेना में भी दो प्रकार की टैक्टिक्स, वॉर जो टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटजीज होती है सर, उस तरह से ट्रेनिंग होती है सर, ठीक है। एक होता है कि डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते रहो सर, है ना, और एक होता है ऑफेंस खेलो सर, है ना, कि आगे जाओ सर। और आगे जाने के लिए देन यू फाइंड की इन्फेंट्री और ये सब अलग अलग टूल्स का यूज होगा सर। खैर चलिए, तो इसने कहा कि मिलिट्री का उपयोग करके आपको यहाँ पे कॉन्कर करने की कोशिश करनी है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब इसके लिए जो दूसरा कहानी आया वो क्या है, कॉन्क्वेस्ट स्टेट सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना, इसको कॉन्क्वेस्ट स्टेट कहा गया। अब दिल्ली सल्तनत को कॉन्क्वेस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि भाई दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया कि जहां जहां जो जो विस्तार कैप्चर नहीं हुआ करते थे, वहां पे उन्होंने जीत हासिल करने की कोशिश की, किया कि नहीं किया, सब जगह के ऊपर सर, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर से इन्होंने अपने आप को सेंट्रलाइज करवाया सर, ठीक है। गुजरात को जीता, मालवा को जीता, दक्कन को जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, यहाँ जीता, जितने भी एरिया जीते सर, उनके यहाँ पे एक सेंट्रलाइजेशन फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई, कि नहीं किया गया सर, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन स्पाइट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन दे आल्सो रियलाइज कि दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट 100% फ्रॉम दिल्ली सर, समझे। इसके लिए पैट्रिमोनियल सिस्टम को क्रिएट करवाया गया आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। अब व्हाट इज पैट्रिमोनियल सिस्टम, तो पैट्रिमोनियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि राजा अपनी सुजेरिटी एस्टैब्लिश करेगा ओवर लोकल किंग्स, और लोकल चीफ को और लोकल किंग्स को बोला जाएगा कि तुम राजा के अंडर में रहो सर, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का स्टेट मिलिट्री का आधार बना के कॉन्कर कर रहा था, पर कभी भी 100% सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया सर, गेटिंग पॉइंट नॉट, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था। ये पैट्रिमोनियल स्टेट का कांसेप्ट जो है ये इसके साथ लिंक अप हो जाता है। कॉन्क्वेस्ट हुआ पर एम्पायर बिल्डिंग नहीं हुआ, सुनिए मेरी बात, कॉन्क्वेस्ट हुआ पर एम्पायर बिल्डिंग नहीं हुआ। जैसे मुगल्स का क्या हुआ कि कॉन्क्वेस्ट हुआ पर एम्पायर बिल्डिंग हुआ, गुजरात जीत गए और गुजरात वाज मेड डायरेक्ट पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर सर।
दक्खन जीता तो इट वाज मेड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, है ना, सेंट्रल इंडिया जीता इट वाज मेड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, अपने गवर्नर्स को भेजा, जब गवर्नर्स को भेजते हो दैट मींस कि इट इज पार्ट ऑफ योर एम्पायर, बट व्हेन यू डिफीट अ लोकल किंग, व्हेन यू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी ओवर देम, बट यू आल्सो साइन अ ट्रीटी दैट मैं आपके सुजरिटी के रूप में रहूंगा, आपको ऑटोनॉमी दे रहा हूं, पर आपको मेरे लिए काम करना है, तो उसको पैट्रिमोनियल सिस्टम के रूप में पहचानते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे। तो इसने कहा कि एक कॉन्क्वेस्ट हुआ, इट्स अ कॉन्क्वेस्ट स्टेट, दिल्ली सल्तनत के राजा सर, ठीक है, बट उसको पूरी तरह से 100% कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पैट्रिमोनियल स्टेट का कांसेप्ट आया सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। ये पैट्रिमोनियल का जो कांसेप्ट है, ये बेसिकली मैक्स वेबर ने भी दिया था। मैक्स वेबर तो आपको मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया था, क्या कहते हैं, वेदिक एज के अंदर हम लोग पिपली बजा रहे थे तब, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द रोल ऑफ मैक्स वेबर सर, ठीक है ना। पर मैक्स वेबर ने इनफैक्ट आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के समय पे भी उसने थोड़ी बहुत अपनी ओपिनियन दी थी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक पैट्रिमोनियल सिस्टम थी जहाँ पे ऑफिशियल्स को और लोकल राजाओं को बेसिकली बोला गया था कि आप यहाँ पे कंट्रोल करिए और राजा के अंडर में आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि राजा आपको बेसिकली एक छत्र छाया दे रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो स्ट्रक्चर रिमेन पैट्रिमोनियल, स्ट्रक्चर रिमेन पैट्रिमोनियल का मतलब है कि द एरिया वाज कॉन्कर्ड बट इट वाज नेवर मेड पार्ट ऑफ द एम्पायर सर, पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर, ठीक है। यहाँ आपके पास सेना थी, आपके पास रेवेन्यू था, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा बहुत पार्शियल कंट्रोल होगा सर, ठीक है, बट ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट के रूप में इसको कंसीडर किया गया। अब कॉन्क्वेस्ट स्टेट के अगेंस्ट में लिखने वाले लोग कहते हैं कि बाबू अगर कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो साम्राज्य बिल्डिंग होता, कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो बेसिकली बहुत ही डीप पेनिट्रेशन होता, कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो रेबेलियन नहीं होते, कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो राजा के सामने नए नए राज्यों का निर्माण नहीं होता सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। कॉन्क्वेस्ट स्टेट क्यों नहीं कहा गया है, उसके पीछे के दो तीन कारण काफी लोगों ने उसको बोला। तो हरमन कुलके ने जो थियरी दी थी कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत वाज अ कॉन्क्वेस्ट स्टेट, कॉन्क्वेस्ट स्टेट तब होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, जैसे मुगल्स ने किया था। कॉन्क्वेस्ट स्टेट तब होता है जब उसका पेनिट्रेशन बहुत ही लार्ज एरियाज में दिखता है और उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पेनिट्रेशन भी दिखेगा सर। मुगलों का पेनिट्रेशन कितना कल्चरल रहा है सर, खाने में भी मुगलाई डिशें आ गई, आई कि नहीं आई सर, ठीक है ना, समझे। तो यू विल फाइंड कि इवन इन द फूड आल्सो वी विल फाइंड द कल्चरल पेनिट्रेशन हैज टेकन प्लेस, है ना। तो उतना सल्तनत के समय की आपको कोई डिश दिखेगी सर। हाँ, आप मुझे बताइए, उर्दू को छोड़ दीजिए सर, है ना, सल्तनत का सीधा कॉन्कर या सीधा का सीधा कॉन्क्वेस्ट, इवन कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के रूप में आप देखिए तो आपको बहुत कम दिखेगा। एक तो समय बहुत पहले का था, 800-900 साल पहले हो गए थे, वेरस मुगल थोड़े रीसेंट थे, 500-600 साल के आसपास, उसमें भी आखिर के 400 साल तो बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए कहा गया कि अगर ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो राजा के सामने बगावत कम होती, ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट होता तो नए राज्य क्रिएट ही नहीं होते सर, जो होते हैं 15th सेंचुरी तक आते हैं, हमने देखा कि जौनपुर क्रिएट हुआ, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, राजस्थान में राजपूताना किंग्स आ गए सर, है ना, समझे। तो दिस थिंग शोज कि इट वाज नॉट अ कॉन्क्वेस्ट स्टेट सर, गेटिंग माय पॉइंट, है। तो किसी ने कहा कि अच्छा ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट भी नहीं है, तो ये क्या है, तो बोले ये पैटर्नलिस्टिक स्टेट है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ये पैटर्नलिस्टिक स्टेट है, ये पैट्रिमोनियल कांसेप्ट को दर्शाता है, जिसमें राजा कॉन्कर तो करता था पर एक लूज कॉन्कर के रूप में इसको देखा गया है। और एक लूज कॉन्क्वेस्ट के रूप में इसको जब देखा गया है तो इसमें जो ऑफिशियल्स है उनका रोल प्ले था, जो लोकल किंग्स थे उनका रोल प्ले था, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर रेवेन्यू वाली जो सिस्टम है वो राजा एक सिस्टम के थ्रू एस्टैब्लिश करवाता था और इसी बेसिस के ऊपर से अपनी शासन को चलाता था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। सो ये पैट्रिमोनियल स्टेट के रूप में मैक्स वेबर ने इसकी जब व्याख्या दी तो उसने बताया कि इट इज अ स्टेट वेयर द रूलर्स आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेड ऑफिशियल्स टू एक्सर्ट द कंट्रोल ओवर द किंगडम। द प्रॉब्लम वाज इट वाज नॉट एब्सोल्युटली इन फैक्ट करेक्ट, क्योंकि हमको पता चलता है कि यहाँ पे लोकल पावर ग्रुप्स भी थे, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट्स भी दिखेंगे जो लोकल राजा के रूप में काम कर रहे थे, हिंदू चीफ हुआ करते थे, बाकी सारे लोग भी आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। इनके एग्जांपल में आप ले सकते हो इक्तेदार, जिनको इक्ता के रूप में दिया जाता था, ये नोबल्स आपको पता होंगे सर, गेटिंग पॉइंट। तो बेसिकली मैक्स वेबर कहता है कि जब राजा अपने नोबल्स को किसी को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करता है, गवर्नर को मुक्ति कहते थे, वली कहते थे, अभी थोड़ी देर के बाद इक्का सिस्टम के ऊपर 10 मिनट चर्चा करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा सर, ठीक है। तो गवर्नर को जब मुक्ति और वली कहा गया है और वो गिने चुने लोग थे, क्योंकि वो बलबन के समय के अगर आपको याद होगा तो बलबन सबको ट्रस्ट नहीं करता था, हमने देखा था टर्किश नोबिलिटी वाला कांसेप्ट, याद करिए पुराने क्लास को सर, ठीक है ना, वी हैड सीन द पॉलिसीज ऑफ द किंग, है ना। तो उसके सापेक्ष में जब देखा गया तो राजा ने खाली और खाली ऑफिशियल्स को 3-4 प्रकार के काम दिए थे, बोले टैक्सेस कलेक्ट करो, ट्रेड एंड कॉमर्स को लीनियरिटी कर दो सर। अब जैसे आप शाहनाई मंडी की अपॉइंटमेंट देखिए सर, अलाउद्दीन खिलजी करता है, या दीवाने वजीरत की बात देखिए सर, है ना, दीवाने वजीरत की कहानी क्या है सर, जहाँ पे ये कार्य किया जाता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, और खास करके आप देखिए कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आप देखोगे कोतवाल को अपॉइंट किया गया है, वो भी बहुत ही खास खास लोग हुआ करते थे, दिल्ली के कोतवाल कोई आम आदमी को तो बनाया नहीं जाता था, समझे आप लोग, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, राजा अपना ध्यान रख रहा था, छत्रछाया रख रहा था। ये छत्रछाया के रूप में राजा अपने ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट कर रहा था इन सर्टेन एरियाज टू टेक केयर ऑफ दिस फॉलोइंग एक्टिविटीज, दिस इंक्लूड लॉ एंड ऑर्डर, दिस इंक्लूड्स द टैक्सेस एंड दिस इंक्लूड्स द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ओनली बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी बट नॉट इन ऑल द केसेस। खिलजी ने मार्केट प्राइसेस को और कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया था। बाकी पैट्रिमोनियल स्टेट के अंदर अगर आप देखिए तो बाकी सारे सुल्तान तो कमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, हमने देखा कि प्राइसेस वाइजेस से लेके बाकी सारे कार्य नहीं हो पाएंगे सर, ठीक है। तो मूल तरह से पैट्रिमोनियल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां लोकल पावर ग्रुप्स का बहुत डोमिनेशन होगा, अलग अलग प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर सर, ठीक है। ये पैट्रिमोनियल स्टेट आउटकम था कॉन्क्वेस्ट का। राजा को पता चल गया था कि मैं कॉन्कर करूंगा बट उसको 100% अपने एम्पायर का पार्ट नहीं बना पाऊंगा, तो कुछ कुछ रीजन्स को ऑफिशियल्स के थ्रू चलवाया, कुछ कुछ रीजन्स को लोकल पावर ग्रुप के हाथ में दे दिया, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आप देखिए यादव डायनेस्टी को टेक ओवर किया तो राजा रामचंद्र को उनका वसाल बना के रखा था, फिर बगावत हो गई सर, यू नो दैट, आपने देखा होगा सर। द सेम अप्लाई टू द काकटियाज एज वेल सर, ठीक है, इन गुजरात एज वेल सर, इन मल्टीपल एरियाज आपको ये सब चीजें दिख रही है सर। इसके लिए वेबर कहते हैं कि देखिए ये इकोनॉमी कल्चरल पॉइंट या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब देखेंगे तो अभी भी लोकल पावर ग्रुप है, ऑफिशियल्स के हाथ में सत्ता है, ऊपर राजा की छत्रछाया है, इसके लिए पैट्रिमोनियल है सर, पेट्रियार्कियल नहीं है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि कल किसी ने कहा था पितृसत्तात्मक है सर, है ना, वो पेट्रियार्कियल है सर, ठीक है, ये पेट्रिमोनियल है सर, है ना, फादर फिगर के रूप में राजा कार्य कर रहा है सर। हाँ, समझे नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फादर फिगर के रूप में राजा कार्य कर रहा है, ये एक ऐसी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां एक लूज सेटअप होगा, जहां राजा को इनकम भी मिलती रहेगी, उसका कंट्रोल भी रहेगा और लोकल लोगों को लगेगा कि भाई हमारा भी शासन चल रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे। तो तीन थियरी आई, पहली थियरी क्या आई, किसी ने कहा मिलिट्री स्टेट है, मिलिट्री के आधार बना के कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की गई, इसलिए किसी ने कहा कि ये कॉन्क्वेस्ट स्टेट है। इसमें तीसरे महाशय आए, बोले कॉन्क्वेस्ट हुआ था पर आधा अधूरा हुआ था, 100% पेनिट्रेशन नहीं हुआ, इसके लिए इसको पैट्रिमोनियल कहा गया सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे। तो तीसरे महाशय क्या कहते हैं कि इट इज नोन एज पैट्रिमोनियल स्टेट। अब ये तीनों के तीनों महाशय जो थे उसके सामने आप देखोगे मॉडर्न डे स्कॉलर्स आए सर, मॉडर्न डे स्कॉलर्स मतलब जिन्होंने 20th सेंचुरी में किताबें लिखी है, 19th सेंचुरी, प्रोफेसर हबीबी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। उन्होंने कहा कि नहीं बाबू, ये सब कॉन्क्वेस्ट स्टेट, मिलिट्री स्टेट, पैट्रिमोनियल, इन सब का आधार है सेंट्रलाइजेशन।
दिल्ली सल्तनत वाज एब्सोल्यूट सेंट्रलाइज्ड स्टेट। अब जैसे अकबर एज नेशनल रूलर का एक कंसेप्ट आता है, मुगल एज अ सेक्युलर स्टेट, अकबर्स पॉलिटी एज अ सेक्युलर पॉलिटी सर, ठीक है। वैसे दिल्ली सल्तनत में कुछ लोग देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा था, ये सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है, दिस डेवलपमेंट इज टेकिंग वे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, एंड दिस डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। दिस मीन्स कि दिल्ली सल्तनत में सब कुछ राजा ही डिसाइड कर रहा था। अब सेंट्रलाइजेशन क्यों कहा गया? व्हाई इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड स्टेट? अब सेंट्रलाइज्ड स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है सर, है ना? सब कुछ राजा डिसाइड करेगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर सब कुछ राजा के हाथ में रहेगा, मतलब सुल्तान के हाथ में रहेगा। वो चाहे नोबल्स हो, वो चाहे मिनिस्टर्स हो, वो चाहे लैंड रेवेन्यू, एवरीथिंग सर, है ना? एंड यू सी द केस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यू सी द केस ऑफ बलबन सर, है ना? क्या आपको सेंट्रलाइजेशन नहीं दिख रहा था? क्या अलाउद्दीन खिलजी बलबन के समय पे इसके कार्यकाल में आपको सेंट्रलाइजेशन नहीं दिख रहा था सर? ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो सेंट्रलाइजेशन का जो पॉइंट है, उसके पीछे बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक नया ओपिनियन दिया सर, ठीक है। तो आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है कि कौन से पॉइंट्स है। तो हमने आपको ये पॉइंट पढ़ाया, हमने आपको ये पॉइंट पढ़ाया। अब नाउ हम लोग यहाँ से लिंक अप करके तीसरे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं कि इसको सेंट्रलाइज्ड स्टेट क्यों कहा गया है सर, ठीक है। आखिर में फिर थियोक्रेसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि थियोक्रेसी इसी के साथ लिंक अप है, और फिर फाइनली ये कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे कि इनमें से कोई भी नहीं था सर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट की जब कंक्लूजन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इनमें से कोई भी नहीं होगा सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो अब चौथे पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि क्यों सेंट्रलाइज्ड स्टेट कहा गया सर, गेटिंग पॉइंट समझे। तो उसमें तीन चार कहानी बोली गई है, इसके ओरिजिन को देखने की कोशिश की गई। इसमें बोला गया कि जब तरेन हुआ, और तरेन के बाद मोहम्मद घोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक और उन सबको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाते हुए, और लाहौर से दिल्ली को कैपिटल के रूप में जब ट्रांसफर किया गया, तो वो बेसिकली पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइजेशन सर, गेटिंग पॉइंट। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे का भी कारण था सेंट्रलाइजेशन सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। हर एक चीज एक ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे थी जहाँ दिल्ली सल्तनत वाज वेरी मच इन इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब बहुत छोटे बालक के रूप में था सल्तनत, एंड देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी दैट दिल्ली सल्तनत वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड, है ना। सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो जाता, कहानी खत्म हो जाती है, सब कुछ टूट जाता सर, है ना, समझे नहीं समझे। पर वो नहीं हुआ है। दिल्ली सल्तनत ने स्टेबिलिटी दिखाई है। थोड़े टाइम के बाद 1206 के बाद आप देखिए, बाय द पीरियड ऑफ बलबन दे कुड कंसोलिडेट और रिसोर्सेज को हार्नेस कर पा रहे हैं। इन्होंने रिसोर्सेज को हार्नेस करने के रूप में इनफैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हार्नेस किया, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से लैंड रेवेन्यू कमाई सर। इन्होंने मिलिट्री को क्रिएट किया सर, बहुत बड़ी मिलिट्री को क्रिएट किया गया था बाय द टाइम ऑफ खिलजी सर, ठीक है। ये सब कुछ चीजें सेंट्रलाइजेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना, समझे नहीं समझे। राजाओं के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, ये सब सेंट्रलाइजेशन को ही दर्शाते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। और आप समझने की कोशिश करिए कि जो दिल्ली सल्तनत में राजा है बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने पूरी की पूरी जो भी रिफॉर्म्स किए, बहुत ही स्ट्रांग सेंट्रलाइज्ड रिफॉर्म्स किए। एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ बलबन, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इवन रजिया एज वेल सर, ठीक है ना। आप देखिए कि रजिया ने भी जो कार्य किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी उसके सेंट्रलाइजेशन दिख रहा है सर, है ना। जब याकूब जैसे लोगों को अमीर आकुर बिठा देना सर, ठीक है, तो वो क्या था, व्हाट वाज दैट, है ना। तो शी वांटेड टू टेक द पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो कोर्सन भी होता, कोर्सन का मतलब क्या है सर, ठीक है ना। आप किसी को प्रेशर करके पूरे पेज के ऊपर साइन करवा के भी सत्ता ले रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स को कैसे कोर्स किया, आपको भी पता है सर, ठीक है ना। उनके बीच में सोशल गैदरिंग रखवा दी, एंड देन यू विल फाइंड कि उनके ऊपर इंटेलिजेंस की वो बरीद की, और उन सबकी बेसिकली अपॉइंटमेंट करवा दिया, सो दैट ये लोग, है ना, रोटी बेटी के संबंध ना बांधे, और फिर रात को पार्टी वार्टी करते समय फिर राजा के सामने बगावत ना करवाए सर, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल था सर, है ना। एवरीथिंग वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन सर, ठीक है। आप रीजन का उपयोग भी कर रहे थे, जिसके थ्रू आप अपने आप को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे थे सर, ठीक है। और इसका बेसिस अगर आप समझने की कोशिश करिए, अल्तुतमिश से शुरू हुआ था, अल्तुतमिश के बाद रजिया, फिर बलबन, देन अलाउद्दीन, देन गयासुद्दीन, फिर मोहम्मद, देन उसके बाद फिरोज। इन सब के समय पे आप समझने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि किसी एक भी राजा ऐसा नहीं था सुल्तान जिसने सेंट्रलाइजेशन का प्रयत्न ना किया हो सर, ठीक है। इक्का सिस्टम वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता था, नोबल्स की, राजा करता था सर, ठीक है। इक्का सिस्टम क्या हेरिडेटरी थी? नो। इक्का सिस्टम ट्रांसफरेबल थी? यस। इक्का के तहत इनफैक्ट आप देखोगे चेक्स एंड बैलेंस करवाने के लिए गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे लोगों ने तो रेवेन्यू असेसमेंट भी करवाए थे, इवन अलाउद्दीन ने ही करवाना शुरू कर दिए थे सर, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है सर, है ना, दिस थिंग शोस सेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट सर, गेटिंग पॉइंट। इक्का को लाया क्यों गया था? इक्का को लाया गया था क्योंकि नए जितने भी प्रोविंसेस थे वो सेंट्रल कंट्रोल में आ पाए सर, ठीक है। तो इक्का सिस्टम वाज एक्चुअली अ टूल टू टेक ओवर द न्यू एरियाज, है ना। तो ये सब चीजें सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। स्टैंडिंग आर्मी राजा ने क्रिएट किया, बलबन के समय पे प्रयत्न होने शुरू हो गए थे, एंड देन बाय द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी मात्रा में हो जाती है। ये स्टैंडिंग आर्मी की सैलरी राजा खुद अपनी खजाने से देता था, नहीं देता था, वी हैव सीन ना इन द प्रीवियस सेशंस, है ना। वो क्या दर्शाता है? सेंट्रलाइजेशन दर्शाता है सर, ठीक है। आप यहाँ पे अरीज मुमलिक जो वॉर मिनिस्टर हुआ करता था, उसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हो, वो सेंट्रलाइजेशन है सर। पूरे साम्राज्य में आप एक प्रकार के कॉइन्स को चलवा रहे थे, सेंट्रलाइजेशन है। टर्किश नोबिलिटी की अपॉइंटमेंट करना एक्सक्लूसिविटी के रूप में सेंट्रलाइजेशन है। ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना सेंट्रलाइजेशन है। तो राजा के जितने भी कार्य है वो सब केंद्रीयकरण करने के लिए थे, क्योंकि राजा चाहता था कि सत्ता का जो स्रोत है, द सेंटर ऑफ पावर, द सोर्स ऑफ पावर शुड बी द सुल्तान हिमसेल्फ, गेटिंग अ पॉइंट। तो इसमें जो रिफॉर्म्स देखे गए हैं, जैसे आपको पीटर जैक्सन जो देखता है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रिफॉर्म्स को सोचता है सर, है ना। देखो सोचने का नजरिया होता है सर, ठीक है ना। राजा ये कर रहा है सर, है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक को आप देखिए तो कोई कोई राजा कहेगा, कोई कोई व्यक्ति कहेगा ये तो पगला इंसान है, ये तो पागल सर, है ना। क्यों पागल कहा गया है? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि भाई उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, बट इसमें कुछ कुछ लोग ये भी है, ये कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक सेंट्रलाइज करना चाहता था, इसके लिए उसने ये सब रिफॉर्म्स किए, है ना? देखने का नजरिया होता है ना सर, ठीक है। एक व्यक्ति उसको पागल कहेगा सर, एक व्यक्ति उसको कहेगा कि नो नो दिस वाज पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन। ये जो भी कार्य हो रहा है वो सेंट्रलाइजेशन के रूप में हो रहा है, अपनी चेक्स एंड बैलेंसेस को क्रिएट करवा रहा है, अपने आप को सेफगार्ड करवा रहा है राजा सर, ठीक है ना। तो इसमें तो फिर वही कहानी है घुमा फिरा के। तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई राजा जो भी कार्य कर रहे हैं ये सब सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इवन कोई कोई लैक्सिटी देगा, मतलब आप देखोगे रिफॉर्म्स के रूप में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें भी उसके सेंट्रलाइजेशन का एजेंडा बहुत ही इंटीग्रल पार्ट के रूप में आपको मिलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। अब लोगों ने जब पूछना शुरू किया, अच्छा कि ये सब स्कॉलर्स ने कहा, निजामी साहब ने और हबीबुल्लाह, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री इन इंडिया के ऊपर किताब लिखी है, प्रोफेसर हबीब ने भी लिखा है सर, एंड स्टेनली पूल जैसे लोगों ने लिखा है, ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। तो फिर पूछा गया कि अच्छा अगर सेंट्रलाइजेशन है तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कोई कह सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन सर, ठीक है। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो कितना परसेंट सेंट्रलाइजेशन था? क्या 100% सेंट्रलाइजेशन? डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन समझ में आता है सर, ठीक है। क्या 50% सेंट्रलाइजेशन था, या 25% सेंट्रलाइजेशन था, या सेंट्रलाइजेशन खाली ऑन पेपर था, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था सर, गेटिंग माय पॉइंट। आप देखिए, आप कहते हो कि आई हैव अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बट व्हेन यू सी द ग्राउंड रियलिटी तो आपको पता चलेगा कि ग्राउंड में सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है, पर ऑथर्स अपनी कहानियों में लिखते रहेंगे कि यहाँ सुल्तान के मर्जी के बिना वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और पत्ते भी यूं हिल नहीं सकते थे, और मक्खी किसी के नाक के ऊपर से उठ नहीं सकती थी, काइंड ऑफ ऐसी प्रकार की बातें लिखते हैं ना लोग सर, ठीक है ना। बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, हर बार करेक्ट होगा ऐसा जरूरी तो है नहीं सर, ठीक है।
तो जब सेंट्रलाइजेशन को देखा गया और जब सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया बाय ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जिन्होंने कहा कि नो नो नो, दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट है, बिकॉज़ वी हैव स्टडीड द एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव स्टडीड द रेवेन्यू एस्पेक्ट, वी हैव स्टडीड द रिफॉर्म्स दैट वर कैरिड आउट बाय द सुल्तान्स। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव कम टू अ कंक्लूजन। देन अ क्वेश्चन टुक प्लेस, प्रश्न ये आया कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हाउ फार इट वाज इफेक्टिव, ये कितनी हद तक इफेक्टिव रहा है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, जब आप उसको सेंट्रलाइज कहते हो तो क्या 100% सेंट्रलाइजेशन था? सेंट्रलाइजेशन कब होता है पता है सर? ठीक है, जब राजा मंत्रियों की अपॉइंटमेंट करता है, मंत्री के सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट भी राजा करता है सर, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज सर, गेटिंग ऑफ। तो मंत्री यूं करके बैठा रहता है, बोले हमारा सचिव हम डिसाइड नहीं, वो राजा डिसाइड करेंगे, गेटिंग ऑफ। तो पता चलता है कि भाई ये तो सेंट्रलाइज स्टेट हो गया सर, ब्यूरोक्रेसी में बहुत होता है, इसके लिए बता रहा हूँ, चलिए ओके। तो आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे ना, तो सरकारें जब बदलती है, तो जब सरकार बदलती है, नया एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर आता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होते हैं, तो मंत्री को ये लगता है कि मैं अपने खासम खास मतलब मुझे जिनके थ्रू काम करना है, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑलवेज वर्क्स विद ब्यूरोक्रेसी सर, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को मैं लेके आऊंगा जो मेरे साथ थोड़ा उनका ट्यून अप अच्छा रहता है सर, ठीक है। पर जैसे ही आप कोई ट्रांसफर को सिफारिश करते हो कि भाई ये फलाना ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट से मेरे सचिवालय में मेरे साथ बैठेगा, तो ऊपर से चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मना कर दिया जाता है, या बोल नहीं दिस इज नॉट अलाउड सर, है ना, उसको यहाँ पे भेजेंगे सर, ठीक है। तो मंत्री के रूप में आप यूं बैठे रहते हो, बोले ये क्या है सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो फिर इसके लिए तो फिर कहा गया कि भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव एट टाइम्स, आप देखिए चीफ मिनिस्टर सिस्टम के अंदर कैबिनेट के मंत्रियों की है, उनकी सुनते नहीं है सर, ठीक है ना, तो अलग अलग कहानी चलती रहती है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो सेंट्रलाइजेशन कितना है सर, हाउ फार इट वाज सेंट्रलाइज्ड, ओके। इस अलग अलग कहानी आपको दिखेगी सेंट्रलाइजेशन के रूप में। जैसे मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन में आपको दिखेगा, कभी-कभी ये मंत्री लोगों को बाहर जाना होता है सर, ठीक है ना, फॉरेन ट्रिप में, क्या कहते हैं, एजुकेशन टूर में या डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के रूप में। तो ऊपर की हाई जो अथॉरिटीज होती है, मतलब जनरली चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस होगी, वो मना कर देगी, बोले तुमको जाने की क्या जरूरत है सर, ठीक है ना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग अब्रॉड, हाँ, मत जाओ सर, ठीक है। तो बेचारे कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, बोले हम क्या कर रहे हैं सर, कुछ नहीं सर, ठीक है, आप आराम करें, चलिए ओके। फिर कुछ-कुछ कैबिनेट के पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं सर, ठीक है। और मिनिस्टर यू नो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एमओएस होता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होता है वो थोड़ा नीचे का लेवल का होता है हायरार्की में, और कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट अप होती है। तो सीएम क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगे, जैसे होम डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, और फिर उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनको अपॉइंट करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रैक्टिकली आप देखिए इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर उतनी उनके पास पावर नहीं होता है, एक्सेप्ट अंटिल अनलेस दे आर इंडिपेंडेंट चार्ज, उनके ऊपर कोई बॉस नहीं है सर, ठीक है। वरना तो फिर वही कहानी मिलेगी। खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना, तो काफी ब्यूरोक्रेसी में ये गेम चलती रहती है। चलिए सर, है ना, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन की मैं बात कर रहा था कि भाई कितनी सेंट्रलाइजेशन था सर, ठीक है। ये व्हाट वाज द नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हाउ फॉर द स्टेट कुड एक्सर्ट द पावर सर, ठीक है ना। तो लोगों ने जब प्रश्न पूछा कि भाई सेंट्रलाइजेशन कितना था, सेंट्रलाइजेशन किस हद तक हो रहा था सर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन को लेके कौन सी पॉलिसीज और कौन से काउंटर बैलेंसेस राजा ने क्रिएट करवाए थे सर, ठीक है। और स्टेट कितनी हद तक चीजों को सेंट्रलाइज कर पाया था, उसको लेके आज की तारीख में कोई ओपिनियन नहीं बन पाया। ओपिनियन क्यों नहीं बन पाया है, क्योंकि कोई भी कंसेंसस नहीं आ पाया है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन सर, ठीक है। इनफैक्ट देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स जो ये कह रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअसली रेबेलियंस चालू रहे थे राजा के अगेंस्ट में सर। इवन नोबिलिटी ने भी रेबेलियंस किए थे कि नहीं किए थे सर, है ना, हमने देखा था। राजाओं के गवर्नर्स के द्वारा भी रेबेलियंस हुए थे सर, ठीक है। जो लोकल किंग्स थे उनके द्वारा भी रेबेलियंस हुए थे। आखिर में तो आप देखोगे पीजन पीजन सब लोगों ने रेबेलियंस करना शुरू कर दिया, बोले हम नहीं मानेंगे, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए सर, ठीक है। तो यू विल सी कि राजा को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करवाया जा रहा है। ये चैलेंज करवाने के चक्कर में इक्तेदार भी भविष्य के अंदर इंडिपेंडेंट होंगे, नोबिलिटी भी इंडिपेंडेंट करेगी सर, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से जब आप कहते हो कि अगर सेंट्रलाइजेशन था, तो सेंट्रलाइजेशन में तो आपकी चैलेंज को कुछ आपकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज ही नहीं कर पाता है, आप टूटते ही नहीं हो सर। सेंट्रलाइजेशन उसको कहते हैं कि नो वन इज एबल टू चैलेंज यू आउट सर, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन उसको कहते हैं जब आपके पास हेवी ब्यूरोक्रेसी होती है सर। यहाँ दिल्ली सल्तनत में तो ब्यूरोक्रेसी उतनी हेवी नहीं हुआ करती थी सर, ठीक है। सो द स्टेट वाज वेरी स्लाइटली ब्यूरोक्रेटाइज्ड, है ना। सेंट्रलाइज्ड स्टेट की खासियत होती है बड़ा सा तामझाम आपको दिखेगा ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि राजा को पता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अंडर में काम करेंगे, है ना। अगर लोकल्स के अंडर में आ जाएंगे तो इशू क्रिएट हो जाएगा सर, गेटिंग अपॉन। तो देयर वाज फ्रेगमेंटेशन, देयर वाज सेगमेंटेशन, और ये कंटिन्यूअसली रहा है राइट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। और आप देखिए खिलजी कुड नॉट कंट्रोल बंगाल, Bengal was won over by the Ghiyasuddin. It lost by Muhammad bin Tughlaq, है ना। Multan and Sindh had the same fate. You see the case of Gujarat, है ना। Khilji had captured Gujarat. Gujarat also became independent in the later period of the Tughlaqs, है ना। तो ये सब चीजें क्या है सर, है ना। तो आप सेंट्रलाइजेशन जब करते हो, तो सेंट्रलाइजेशन में स्टेट कितना पावर एक्सर्ट कर रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा है ना सर। तो लोगों का मानना है कि अगर सेंट्रलाइज होता तो यहाँ पे जिस प्रकार से शासन व्यवस्था है बहुत मजबूत होती, वो तो हुआ ही नहीं है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो इसी के कारण यू विल सी कि सेंट्रलाइजेशन को डिनाई किया गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब इसमें जो सेंट्रलाइजेशन के फेवर के अंदर के लोग जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि भाई नो डाउट आप ये मानते हो कि सेंट्रलाइजेशन नहीं था, आप सेंट्रलाइजेशन नहीं था ये मानते हो, बट सच्चाई ये है कि राजा तो भी अपने आप को एस्टैब्लिश करके बैठा था सर। क्यों था सर, ठीक है। एक ग्रुप ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन था, उसके पीछे के पॉइंट्स आपको समझ में आए कि वाई सेंट्रलाइजेशन सर, उसके फेवर के अंदर सर, गेटिंग अपॉन, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। दूसरा ग्रुप कहता है कि देयर वाज नो सेंट्रलाइजेशन बिकॉज़ द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज नॉट क्लियर, है ना। ये तो सेम वही रिपीट हुआ है सर, ठीक है। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज नॉट क्लियर सर। अब फिर से सेंट्रलाइजेशन के सपोर्ट के फेवर में लिखने वाले लोग कहते हैं कि बाबू आप ये कह रहे हो कि देयर वर रिबेलियंस, आप ये कह रहे हो कि देयर वर चैलेंजेस टू द अथॉरिटी, बट आप ये चीज समझिए कि सुल्तान ने हमेशा अपनी सुपीरियरिटी को एक्नॉलेज करवाया है, सबको घुटने के ऊपर लेके आया है। और आप पकड़ के चलिए कि राइट फ्रॉम पेशावर टू बंगाल एंड फ्रॉम गुजरात टू इवन रामेश्वरम, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी थी, इन सब एरिया में भले ही लोकल पावर डोमिनेट हो, सुल्तान के पावर को एक्नॉलेज करवाया है। सेंट्रलाइजेशन को चैलेंज करने के लिए रेबेलियंस हुए थे, पर ये रेबेलियंस को जिस तरह से परसिक्यूट किया गया है राजाओं के द्वारा, इसके कारण डर का माहौल बन जाता था। यू माइट बी अवेयर अबाउट डर का माहौल। फिरोज शाह तुगलक ने तो जो डर का माहौल बनाया था सर, है ना, कि जब दोआब में वो सैयदों को मारा गया था सर, है ना, बात चली कि भाई किसी सैयद को मारा है सर, ठीक है। एंड देन सडनली यू फाइंड फिरोज ने जाके पूरे गांव को जलवाया सर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है सर, है ना। अलाउद्दीन ने क्या किया था, बलबन ने क्या किया था सर, है ना, करीम अकबर, है ना। तो ये सब क्या है भाई, है ना। तो आप कह रहे हो कि भाई चलो रेबेलियन हो रहे थे इसके लिए सेंट्रलाइजेशन नहीं मानते हो, आप कहते हैं ना कि भाई रेबेलियन हो रहे थे इसके लिए सेंट्रलाइजेशन नहीं है। पर आप ये देखिए कि रेबेलियन होने के बाद क्या होता था, जब सुल्तान की सेना पहुंचती थी या कभी-कभी सुल्तान खुद पहुंचता था, तो हालत क्या करता था सर, ठीक है ना। इनफैक्ट राजा की डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इतनी हद तक था कि राजा नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जब चाहे जहां चाहे वहां सेना का मूवमेंट करवा रहा था। एन आर्मी मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम और द ओपनिंग ऑफ द रोड्स एटलीस्ट, है ना।
आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट, अगर आप कोई फॉरेन एरिया में जा रहे हो तो आपके ऊपर घात लगा के अटैक करवा दिया जाएगा सर। अब देखिए कल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन मणिपुर सर, है ना? सो वी लॉस्ट अ सीईओ एंड हिज फैमिली एज़ वेल एंड 5 सोल्जर्स एज़ वेल, है ना, साइमल्टेनियसली। यू सॉ दैट ना, क्या हुआ कल सर, ठीक है? मूवमेंट ऑफ आर्मी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट व्हिच असर्ट्स द सोवरेनिटी ओवर द लैंड सर। व्हेन योर आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट मूव फ्रीली विदिन द टेरिटरी, दैट मीन्स योर सोवरेनिटी इज़ बीइंग चैलेंज्ड। आप कल इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन सर, है ना? बहुत दुखद घटना थी और आयरनी ये है कि वो फैमिली के साथ थे सर, है ना? और नॉर्मल केस में ये होता है कि इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी एक्टिविटीज और हमारी फोर्सेस की एक्टिविटीज में फर्क यही है कि वी डिफरेंशिएट बिटवीन द सिटीजंस और एनी काइंड ऑफ इंसर्जेंस एंड वी डू नॉट अटैक ऑन द फैमिली मेंबर्स, है ना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ राइवलरी विद द ग्रुप, है ना, वो चाहे टेररिस्ट ग्रुप हो या मिलिटेंट्स हो गए या इंसर्जेंस हो गए सर। फिर उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि हमको तो पता ही नहीं था कि भाई उनकी फैमिली के साथ चल रहा है ये वो फला टीम का सर, ठीक है? तो लोग प्रश्न भी कर रहे थे कि भाई व्हाई ही वाज गोइंग विद फैमिली, बट नॉर्मली ये होता है कि एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस द कमांडिंग ऑफिसर्स और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द एरिया to bring like to bridge the gap between the forces and the common people, they will have this community programs, है ना? तो उसमें अपने फैमिली को लेके जाते हैं लोग सर, है ना? तो इसमें भी यही हुआ था कि वो फैमिली को शायद लेके गए थे एंड देन दिस थिंग हैपेंड। दूसरा ये है कि उनके ब्रदर भी वहाँ पे पोस्टेड है सर। तो कर्नल त्रिपाठी के ब्रदर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो भी असम राइफल्स में, अभी मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस, सुबह ही आज ही देख रहा था, ठीक है, व्हाट हैपेंड। और उनके ग्रैंडफादर जो थे, ही वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी सर। तो वेरी वेल डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, ठीक है ना? आज आर्टिकल है सर। तो इस ग्रैंडफादर कर्नल त्रिपाठी, विप्लव त्रिपाठी नाम है उनका सर, ठीक है? तो उनके ग्रैंडफादर तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर रहे हैं सर, ठीक है? तो यू कैन इमेजिन कि नेशनल सर्विस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर, उनके ब्रदर वहाँ पे पोस्टेड है सर, ठीक है ना? ही इज आल्सो पार्ट ऑफ असम राइफल्स, दूसरी बटालियन में है, खैर लेफ्टिनेंट कर्नल उनके ब्रदर। सो वेरी सैड स्टेट, है ना? तो ये सोवरेनिटी का कांसेप्ट है सर, है ना? आर्म्ड फोर्सेस जब अपने एरिया में मूव नहीं कर पाती है, दैट मींस देयर इज लैक ऑफ सोवरेनिटी। तो स्टेट को फिर एरिया डोमिनेट करना पड़ता है। इनफैक्ट एरिया डोमिनेट करवाना भी दर्शाता है कि आपकी सोवरेनिटी कम है सर। ये सब एक्सरसाइज होती है ना, पेट्रोल और ये सब एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज है कि भाई वी आर कंट्रोलिंग दिस एरिया, रेबल्स डज नॉट होल्ड द पावर सर, है ना? तो डेमोक्रेसी एक्चुअली कम्स एट अ प्राइस, ये आप समझिए सर, ठीक है ना? हमने इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करवाने के लिए हमारे कितने लोगों की शहादत दी है, तब जाके हम लोग यहाँ पे ये राइट्स वाइट्स की पिपड़ी बजाते रहते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हाउ नॉट टू बिल्ड अ नेशन का सबसे प्राइम एग्जांपल आपको अभी 15 अगस्त के दिन आपको मिला 2021 में सर, है ना? कि राष्ट्र का निर्माण कैसे नहीं करना चाहिए और लोकशाही है तो लोकशाही के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कितने प्रकार के अलग-अलग प्रकार के बलिदान लोग दे रहे हैं। उसमें जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसका सबसे बड़ा यही है, वरना तो समवन विल टेक अप अ गन एंड दे विल कम, है ना? समझे कि नहीं समझे? दूसरा ये है कि हम जिस तरह से असर्टिव हुए हैं उसमें चाइना का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, अभी ये जो हुआ है उसमें। एंड चाइना के सोशल मीडिया के हैंडल्स वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हुए थे, जहाँ इन्होंने कहा था कि इंडिया इज शोइंग असर्टिवनेस इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, वी नीड टू एक्चुअली पॉप अप दिस ग्रुप्स जो ऑलरेडी एक्टिव थे बट बीच में थोड़े ठंडे हो गए थे, तो उनको हथियार तो थोड़ा उनको थोड़ा पुश करो सर, ठीक है? तो अभी ये वही हुआ है, खैर लेट मी गो। और फिर वहाँ का टर्रेन भी होता है, तो इशू इशू क्रिएट होते रहते हैं। चलिए सर, ठीक है। सो लेट्स होप कि इसको थोड़ा सॉल्व किया जाएगा सर। वापिस आ जाते हैं, मैं आर्मी के मूवमेंट के ऊपर बात कर रहा था, सो व्हाट हैपेंड उसमें चला गया। देखिए आर्मी के मूवमेंट की कहानी क्या है। जब सेंट्रलाइजेशन के फेवर में फिर से सेकंड पॉइंट लिखा गया, उसने कहा कि भी आर्मी का मूवमेंट हो रहा था। अगर आर्मी का मूवमेंट नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हो रहा है, दैट मींस कि लोकल्स एक्सेप्ट कर रहे थे राजा के पावर को, वरना आर्मी जाएगी तो आर्मी को रोक दिया जाएगा सर। आर्मी के सामने रेबेलियन वो सामान्य रूप से नहीं हुए हैं सर, ठीक है? टैक्स कलेक्शन हो रहा था, टैक्स कलेक्शन कुछ विस्तारों में ज्यादा था, कुछ में कम था, बट एटलीस्ट वो सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। राजा ने रोड्स बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, वो क्या है बेसिकली सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है सर, ठीक है? यू विल फाइंड कि मॉस्क बिल्डिंग क्रिएट किया गया था राजाओं ने दूर-दूर के विस्तार के अंदर सर, ठीक है? वो सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। तो सेंट्रल प्रेजेंस इन लोकल एरिया वाज ऑलवेज देयर। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन माइट बी वेरीड। ये जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन है जो सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करे, वो कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज ऑलवेज वेरी, वो तो अभी आज की तारीख में भी वेरी करता है ना। 5th एंड 6th शेड्यूल के एरिया में सेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी उतनी इफेक्ट नहीं कर पाती है जितनी बाकी सारे विस्तारों में होती है। सही कि गलत सर? हाँ, अंडमान निकोबार के अंदर शायद हो सकता है कि पार्लियामेंट का कोई कानून 100% लागू ना हो बिकॉज़ ऑफ देयर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। दैट डजंट मीन कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कंट्री और दैट डजंट मीन इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ फ्रीडम सर। So the local area accepting the central authority shows कि centralization was there, but they were given some kind of relaxation, they were given some kind of specialized treatment or privileges sir. In fact, uniform administration इस समय के दौरान बनना शुरू हो गया था by the period of खलजीस, और खलजीस के बाद आप देखिए ये तुगलक एंड देन द लोधीज केम टू पावर, तब तक तो काफी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया सर। गेटिंग समझे आप लोग? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन काफी लोगों ने कहा कि ये सेंट्रलाइज स्टेट के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा सर, ठीक है? अब फिर से किसी ने कहा कि नो 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 नो, हम तो नहीं मानते कि ये सेंट्रलाइजेशन हुआ है सर, ठीक है? इनफैक्ट सेंट्रलाइजेशन नहीं होने के पीछे का कारण रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और किसी ने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन 100% नहीं था, पर रिलीजियस सेंट्रिक पूरी की पूरी स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें ये जो सूफी लोग थे खास करके, वो लोगों ने सेंट्रलाइजेशन को अटकाया और उन्होंने स्टेट को बेसिकली थियोक्रेटिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट करवाया सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझे? तो अब सेंट्रलाइजेशन के बाद एक नई थियरी को किसी ने प्रमोट किया और कहा कि द नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन और द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एट टाइम्स वाज एक्चुअली चैलेंज्ड बाय द सूफीज। दिस सूफीज वर पार्ट ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज़ दे वर पार्ट ऑफ द रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो इन्होंने सेंट्रलाइजेशन के एस्पेक्ट के रूप में थियोक्रेसी को ज्यादा बढ़ावा दिया सर। तो इसमें एक और थियरी आई सर, वो आई कि भाई साहब ये सेंट्रलाइजेशन को अटकाया गया और उसकी जगह थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में दिल्ली सल्तनत को ज्यादा चलवाने की कोशिश की गई सर, है ना? तो अब लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस गो टू द लास्ट पॉइंट। आपको ये चारों के चारों हाइपोथेसिस समझ में आए सर? मिलिट्री, कॉन्क्वेस्ट स्टेट, पैटर्नलिस्टिक एंड सेंट्रलाइज्ड, एंड द लास्ट पॉइंट इज द
थियोक्रेटिक एस्पेक्ट कि ये थियोक्रेटी क्यों कहा गया है, व्हाई इट इज नोन एज अ थियोक्रेसी, व्हाई इट इज नोन एज अ रिलीजन एस्पेक्ट, है ना। अब थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म थियोक्रेसी? थियोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो धर्म आधारित चलती है। और धर्म का मतलब है बेसिकली यहाँ पे इस्लाम के कानून के हिसाब से, जिसे शरिया कहा गया। शरियत इज अ मिक्सचर ऑफ कुरान एंड हदीस। कुरान इज द होली रिवलेशन या रिवलेशन ऑफ गॉड टू प्रॉफेट मोहम्मद, एंड हदीस वाज एक्चुअली, आप पकड़ने की कोशिश करो, वाज द टीचिंग्स एंड द लर्निंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद एंड हिज एक्सपीरियंसेस व्हिच वाज कंपाइल्ड ऑलमोस्ट 200 इयर्स ओल्ड, है ना। मतलब प्रॉफेट मोहम्मद के 100 200 साल के बाद कंपाइलेशन होता है। उन दोनों के मिक्सचर के रूप में आप देखिए तो आपके यहाँ पे इस्लामिक लॉ का क्रिएशन हुआ है और उसी बेसिस के ऊपर से शासन चल रहा है। इसमें सूफी भी आए जिन्होंने इस्लाम का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया। तो देयर वर मल्टीपल स्कॉलर्स, मल्टीपल पीपल, इसमें सूफी आए, इसमें उलेमाज आए। इसमें आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो नोबल्स आएंगे जो थियोक्रेटिक क्लास से बिलोंग कर रहे थे। इन्होंने अपने हिसाब से आइडिया दिया कि भाई ये स्टेट को ऐसे चलाना चाहिए सर, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ कुछ स्कॉलर्स ने ये बताया कि सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ। सूफियों ने बेसिकली इनिशियली शासन व्यवस्था में आके सेंट्रलाइजेशन को रखा है और बेसिकली क्या कहते हैं कि थियोक्रेसी की तरफ लेके गए सर, ठीक है। अब थियोक्रेसी की तरफ लेके गए सूफी, उसके पीछे एक हाइपोथेसिस सम ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के द्वारा दिया गया। तो रियलिटी ये थी कि ज्यादातर सूफी शहरों के बाहर रहते थे एंड इनका जो खानक रहता था, खानक मतलब जहाँ पे ये लोग अपना घर घर या काइंड ऑफ एक बसेरा बना के रहते थे, वेयर पीपल यूज्ड टू कम एंड वर्शिप देमसेल्फ, है ना। उनके साथ समा बांधने के लिए या उनके साथ क्या कहते हैं कि, है ना, बातें करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए जाते थे पीर मुरीद की प्रथा के रूप में। इसमें ज्यादा इनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था सर, ठीक है ना। एक्सेप्ट निजामुद्दीन औलिया जो लेटर पीरियड में दिल्ली में आके सेटल होते हैं सर, ठीक है। बाकी ज्यादातर सूफीज आप देखिए तो वो शहर के बाहर थे सर, है ना। जैसे अजमेर के अंदर भी चिश्ती साहब थे, तो ही वाज आउटसाइड द सिटी, वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो काफी लोगों ने कहा कि भाई सूफियों के कारण सेंट्रलाइजेशन रखा, और सूफियों ने बेसिकली थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब ये थियोक्रेटिक स्टेट क्यों था, उसके पीछे सूफी इन्फ्लुएंस भी एक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे देखिए तो औलिया का कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा इनडायरेक्टली सर, है ना। गयासुद्दीन बिन तुगलक के समय पे देखिए तो औलिया साहब ने ही कहा था दिल्ली दुरस्त है ना। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट वो तंबू गिर जाता है एंड ऑल दिस पॉइंट्स, हमने देखा था नहीं देखा था सर। तो आप देखिए कि सेंट्रलाइजेशन को हिंडर किया गया बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट्स। सेंट्रलाइजेशन वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट्स। सुनिए मेरी बात, centralization was hindered because of the religious aspects, and hence someone said the religious element played a very important role, and due to this they came to a conclusion that it was known as a theocratic state. पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको? तो अब यहाँ से लास्ट थियरी आई कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो पांचवी डेफिनेशन दी गई वो थियोक्रेटिक दी गई, धर्मांतरात्मक राज्य। हिंदी में देखोगे तो आपको शब्द दिखेगा धर्मांतरात्मक या धर्म आधारित राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था सर, ठीक है ना। तो यू शुड नो दिस आइडिया। अरे भाई साहब ये थोड़ा ऊंचा हो गया, पर ठीक है चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। हाँ, इसका लेवल थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है हमारा पोडियम, है ना सर। चलो लेट मी कम बैक दिस पॉइंट, ओके। तो व्हाई सेंट्रलाइजेशन इज गेटिंग हिंडर्ड बाय द रिलीजियस एलिमेंट्स। देखिए सेंट्रलाइजेशन में राजा को आता है मन में कि मेरे मन को भाया, मैं आज कुत्ता तो नहीं खाऊंगा पर कुछ और खाऊंगा सर, ठीक है, पनीर काट के खाया सर, गेटिंग पॉइंट, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब जब रिलीजियस एलिमेंट डोमिनेट करते हैं, समझे, जब रिलीजियस एलिमेंट डोमिनेट करते हैं तो रिलीजन आके कहेगा कि बेटा आज पनीर नहीं खाना है, आज आपको खाना है टिंडे की सब्जी सर। तो मैं कहूंगा कि नो, मैं सुल्तान हूँ, आई वांट टू ईट पनीर टुडे संडे। नहीं, आज तुम्हारी थाली में टिंडा आएगा सर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एलिमेंट्स वर डोमिनेटिंग मी, दे हैड अपॉइंटेड मी टू द अथॉरिटी। ऑब्वियस है कि मैं अपने हिसाब से शासन नहीं चलवा पाऊंगा, समझे। यू गॉट दिस पॉइंट श्रावणी? व्हाई रिलीजियस एलिमेंट्स विल बी डोमिनेटिंग द सेंट्रलाइजेशन एस्पेक्ट्स, है ना। उसके पीछे का कारण ही ये हुआ सर, समझे आप लोग, ठीक है। और टिंडे की सब्जी, टिंडे इज वेरी फेमस है सर, टिंडे भिंडे, है ना, सब ये सब एक से एक भारी सब्जियां हैं हमारी। चलिए ओके, आप बाहर ट्रैवल करिए ना, आलू मिलते हैं, फिर प्याज मिलता है, मतलब अब तो ज्यादातर वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, बट यू विल नॉट गेट द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो मैं बाहर जब ट्रैवल करता था मैं इंडियन फूड मतलब फिर घर पे बना दिया करते थे, कहीं सर्विस अपार्टमेंट में रुके तो इसको कवर सर्विस अपार्टमेंट के सब बर्तन मिल जाते हैं, मसाला मिल जाता है सुपरमार्केट्स में, इंडिया वाला सब्जियां भी मिल जाती है, पर वो टेस्ट ही नहीं आता था। फिर मैंने देखा कि ये टेस्ट वो इंडिया वाला नहीं आ रहा, अपन तड़का भी वैसा मारे, उसके पीछे एक कारण है पानी, क्योंकि वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुकिंग प्रोसेस। और दूसरा क्या है कि ये वेजिटेबल्स वहाँ पे ही ग्रो, जैसे आलू है सर, है ना, आलू जो वहाँ की सॉइल में ग्रो हुए हैं कहीं फॉरेन एरिया में सर, तो यू विल नॉट गेट द काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू वांट, जैसे यहाँ की मिट्टी के अंदर आपको उगते हैं सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इंस्पायर्ड, जैसे चावल थे तो चावल इंडिया से ही मिल जाए, इंडियन ब्रांड्स के चावल, बासमती एंड ऑल दिस थिंग्स आपको बाहर भी मिल जाते हैं, एरोप्लेन एंड ऑल, ये सब की सब दावत सब ब्रांड मिलते हैं बाहर के सुपरमार्केट, इंडिया से इंपोर्टेड होते हैं, बट स्टिल यू विल नॉट गेट द काइंड ऑफ फील, है ना। मैंने बोला ये आता ही नहीं अपना वाला सर, है ना। उसके पीछे का कारण था पानी सर, है ना। पानी होता है बढ़िया अगर मतलब वो यहाँ लोकल वाला तो अच्छा ब्लेंडिंग हो जाता है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी। चलिए मैं खाने पीने की फिर से चला जाऊंगा। तो मैं सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा था और सेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत थियोक्रेसी का बात किया है सर, ठीक है। अब थियोक्रेसी एंड थियरी ऑफ डिवाइन राइट सेम है। आप ये कह सकते हो कि थियोक्रेसी का आधार लेके राजा ने डिवाइन राइट्स थियरी को प्रमोट करवाया था। थियोक्रेसी मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे धर्म मेजोरिटी के ऊपर है, जहां धर्म आधारित शासन चलता है। राजा यही धर्म का आधार लेके कह रहा है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हूं सर, गेटिंग पॉइंट। तो थियोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी थ्रू व्हिच द थियरी ऑफ डिवाइन राइट वाज प्रमोटेड। हम ये कह सकते हैं थियरी ऑफ डिवाइन राइट को प्रमोट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ थियोक्रेटिक आइडियल्स। धर्म था, इसके लिए इसका आधार बना के राजा ने धर्म का आधार बना के अपने आप को कहा कि आई एम द चूजन वन, आई हैव बीन सेंट बाय द गॉड, समझे। तो अभी तक की आपको कहानी समझ में आई ये क्यों था, किस तरह से बेसिकली स्टोरी चलती है और किसके बेसिस के ऊपर से इसको थियोक्रेटिक कहा गया। इसमें थियोक्रेटिक का आधार बनाया गया बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा और बोला गया कि भाई देखिए थियोक्रेटिक स्टेट था, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। ये कारण में मूलतः से इनफैक्ट जो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट है, ये स्टेट इनफैक्ट है ना इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलता था। ये इस्लामिक लॉ काजी और उलेमाओं के द्वारा लिखा गया है, शरीयत का इंप्लीमेंटेशन होता है। आदाबुल हर्ब जैसी किताबें इनफैक्ट राजा को कह रही है कि आप इस्लाम का प्रचार करिए और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करिए, सो द लैंड ऑफ द इनफिडल्स शुड बी कन्वर्टेड टू द लैंड ऑफ इस्लाम सर। तो एवरी एक्शन दैट वाज डन बाय द किंग और द सुल्तान, सुनिए मेरी बात, वाज बेस्ड ऑन दी थियोक्रेटिक एस्पेक्ट और धर्म का प्रचार, धर्म को अपहेल्ड करने के लिए और धर्म की द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलवाने के लिए आप जब सिस्टम को चलवाते हो उसको कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। पॉइंट क्लियर हुआ आपको?
पहली बात। और उसके फेवर में क्या-क्या पॉइंट आए कि रिलीजियस स्कॉलर्स की अपॉइंटमेंट करना। रिलीजियस स्कॉलर्स के रूप में वो शासन के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के रूप में काम कर रहे थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मिलिट्री डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में, काज़ी के रूप में कार्य करना, वो सब क्या है सर? ठीक है। ऑल दिस थिंग्स सर गेटिंग अपॉइंट। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप देखिए, उसमें भी सब नोबल्स थे, वो भी सब थियोक्रेसी। फिरोज शाह तुगलक का केस देख लीजिए। यूसी केस ऑफ फिरोज शाह तुगलक है ना? तो उसने उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया है सर। और यूसी द केस ऑफ इल्तुतमिश, वो भी वही लोग थे सर, ठीक है ना? ये जितने भी थियोक्रेटिक क्लास के लोग थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे, ये सब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट थे। ये सुल्तान को लेजिटिमाइज़ करवा रहे थे। आप बोले सुल्तान राजा का या भगवान का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि, ये सब पॉइंट्स आपको दिखेगी सर, ठीक है। यू विल फाइंड कि कुछ-कुछ लोग तो हेरिडिटरी उलेमास के रूप में कार्य कर रहे हैं सर, ठीक है ना? और राजा उन लोगों को उस प्रकार की फैसिलिटीज़ दे रहा था सर कि भाई आप मुझे लेजिटिमाइज़ करिए, मैं आपको यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर बिठा दूँगा सर, गेटिंग अ पॉइंट। तो होता क्या है कि देयर वाज़ अ क्लास ऑफ पीपल जिसका मानना था कि ये थियोक्रेटिक स्टेट है। ये थियोक्रेटिक स्टेट क्यों था? उसके पीछे का कारण ये था कि भई थियोक्रेसी के रूप में इनफैक्ट हर एक चीज़ जो है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स ही कर रहे थे। ये रिलीजियस स्कॉलर्स के रूप में मैंने अभी आपको बताया कि इनकी इनफैक्ट जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम चल रही थी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल प्ले था, राजा को कहीं न कहीं डोमिनेट करने के पीछे। पॉइंट समझ में आया आपको कि व्हाई इट इज़ नोन एज़ थियोक्रेसी सर, है ना? ये शरीयत को लागू करना, शरीयत के हिसाब से चलना। राजा एट टाइम्स आप देखोगे तो खलीफाओं को मानता था सर, है ना? इसमें आप खलीफा सिस्टम, अभी मैं आता हूँ खलीफा के ऊपर, है ना? तो ये जज़िया को इम्पोज़ करना, ये सब क्या है सर, है ना? ये थियोक्रेसी नहीं तो क्या है सर, है ना? तो आप देखिए आजकल जो कंटेम्परेरी हिस्टोरिकल लाइन चल रही है ना, उसमें नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ द किंग्स या सुल्तान्स इन मिडीवल इंडिया को हमेशा थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखा जाता है सर, ठीक है। तो शायद अभी जो वो है ना कि करेक्शन इन हिस्ट्री का एक कांसेप्ट चल रहा है। रीराइटिंग तो मैं नहीं कहूँगा पर करेक्शन कहूँगा। तो करेक्शन में अभी जो स्कॉलर्स हैं, उन सब ये थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बोले मुगल स्टेट भी थियोक्रेटिक था, सल्तनत का स्टेट भी थियोक्रेटिक था, है ना? अब अगर आप देखिए तो हो सकता है कि अगले 5-6 साल में नई हाइपोथेसिस आ जाएगी, जहाँ 100% थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में कंसीडर करवा दिया जाएगा स्कॉलर्स के द्वारा, फिर उसके पीछे इतनी लंबी लिस्ट भी आएगी सर, है ना? तो वो आए उसके पहले पास तो हो जाओ कम से कम, है ना? तो आपको नया पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा फिर डेप्थ में ना पढ़ना पड़े और तो क्या बताएँगे सर, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री में तो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं मिलेगी आपको। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी क्या थी सर, है ना? कहानी ये है, जल्दी पास हो जाओ वरना करेक्शन इन हिस्ट्री चल रहा है। करेक्शन में कुछ-कुछ चीज़ें जायज़ भी है सर। जैसे थियोक्रेटिक के ऊपर एक लाइन ऑफ थॉट जो चल रही है, जो कह रही है कि 100% थियोक्रेसी था, पर वो करेक्ट नहीं हमने देखा है सर, ठीक है। क्यों 100% करेक्ट नहीं है, उसके पीछे का कारण देखिए सर, ठीक है। सुल्तान ने एट टाइम्स आप पकड़ने की कोशिश करिए कि थियोक्रेसी को ओवररूल किया था। उलेमास को ओवररूल किया था, नोबल्स को, काज़ीज़ को, मुफ्तीज़ को, सबको ओवररूल किया था। अब ये काज़ी कौन होते हैं, उलेमा कौन होते हैं, मुफ्ती कौन होते हैं, उन सबके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत के ऊपर आऊँगा तब सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। यू विल सी दैट नो डाउट खलीफा डोमिनेट करता था या खलीफा से खुतबा लेके आना वो थियोक्रेसी को नहीं दर्शाता है सर, ठीक है। राजा ने ज़्यादातर केसों के अंदर इनफैक्ट रिलीजन का उपयोग किया है, अपने पॉलिटिकल एक्शंस को फुलफिल करने के लिए सर, ठीक है। बट नॉर्मल केस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वो थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहा है सर, है ना? और हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि राजा एट टाइम्स कुछ-कुछ डिसीजंस ऐसा लेता था, जहाँ पे धर्म का ज़्यादा कोई लेना-देना उसके साथ था ही नहीं सर, ठीक है। यू सी द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रज़िया सुल्तान। Was it based on the theocracy? Then Razia would not have been allowed to become the sultan. अगर धर्म आधारित होता, तो सब अली बाबा और 40 चोर रज़िया को अलाउ ही ना करते सर, है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने जो जवाबी इश्यू किए हैं सर, है ना? अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी किए हैं सर, वो क्या है? बलबन के द्वारा उलेमास की पावर को ले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि आप साइड में बैठ जाइए सर, ठीक है ना? तो स्टेट फॉर्मली बेस्ड था इस्लामिक कैरेक्टर के ऊपर। बाहर से दिखता था कि इस्लामिक है सर, ठीक है। बट हायरार्की के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करिए या इसका पूरा का पूरा इंप्लीकेशंस देखोगे तो आपको थियोक्रेसी नहीं दिखेगी सर, गेटिंग अ इस्लाम के लॉ थे, शरीयत के हिसाब से सिस्टम चलती थी क्योंकि उस समय के दौरान देयर वाज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। तो राजा को किसी का तो बेस बनाना था सर। और राजा को ये भी पता था कि मैं कोई ऐसी चीज़ का बेस बनाऊँगा जो फॉरेन है, जो मेरी नोबल्स मेरे से नहीं स्वीकारते हैं, तो मेरे सामने बगावत हो जाएगी। तो राजा ने बेस ऐसी चीज़ को बनाया जो सर्वस्वीकृत हो। सर्वस्वीकृत का मतलब है कि इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल। सो द किंग वाज़ वेरी स्मार्ट। Because there was no concept of written constitution and written law at that time, the king had to make a certain base to become benchmark for the further rulings and the further orders. है ना, getting my point. But whenever the decisions were to be taken, it was not based on the benchmark that was actually established by the king or the predecessors. The implementation will always be based on the pragmatism, the wisdom aspect, and the experimentation. You see the reforms that were carried out by Muhammad bin Tughlaq, है ना, बरानी कहता है ये तो काफिर है। और शरिया सियासत की कहानी मैंने आपको कल बता दी थी, फतवा जहांदरी में क्या हुआ सर, ठीक है। तो व्हेन यू सी द कैरेक्टर और व्हेन यू सी द फेस ऑफ द सल्तनत, है ना, सुनिए मेरी बात, आप चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा कि इस्लामिक है, पर अंदर का आचरण देखोगे, उसके एक्शंस देखोगे, आपको लगेगा कि इस्लामिक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजा दिखावा ये कर रहा था कि मैं इस्लामिक वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहा हूँ। राजा दिखावा ये कर रहा था कि आई एम अपहोल्डिंग द इस्लामिक वैल्यूज, है ना, शरिया वरिया ये वो सर। उसके एक से एक एक्शंस देखोगे तो उल्टे ही कर रहा है सर। राजा अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है। यू सी द केस, है ना, हमने बताया आपको। द किंग इज ट्राइंग टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज प्रॉफिट, है ना। मोहम्मद, एंड देन यू सी द केस ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। आला समझ में आता है सर? आला का मतलब क्या होता है? बहुत आला हम नहीं कहते, सबसे बेस्ट, बेहतरीन, है ना? उर्दू में शब्द कहते हैं ना लोग, बहुत आला, बहुत आला, बहुत बढ़िया सर। ये जो मुखड़े में आपने जो हरकत की है, बहुत आला थी सर, है ना? कभी-कभी आपने देखा होगा ना सर। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो कहानी क्या है कि थियोक्रेसी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? समझ में आया आपको? व्हाई वी डू नॉट सपोर्ट द थियोक्रेसी सर? अगर थियोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राजा ने जो भी कार्य किए थे, उन सब में कहीं भी थियोक्रेसी के बेसिस के ऊपर से उसके डिसीजंस नहीं। उसके डिसीजंस हमेशा प्रैग्मैटिक रहे, उसके डिसीजंस हमेशा विज़डम आधारित रहे। कुछ-कुछ डिसीजंस राजा ने प्रैक्टिकल भी लिए थे। प्रैक्टिकल डिसीजंस का मतलब ये है कि ऐसे डिसीजंस जहाँ राजा को लगता था खुद तूफ़ानी कर देते हैं सर, मेरे लिए फ़ायदेकारक होगा वो मैं करूँगा सर, ठीक। अब इस्लाम के अंदर अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए, शरीयत और सियासत के बीच में संघर्ष हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? शरीयत और सियासत के बीच में संघर्ष हो रहा था। बरानी बेसिकली लिखता तो है कि भाई राजा को शरिया का कानून का पालन करना चाहिए सर, और इसके लिए राजा को काफिर भी लिख देता है। बोले ये सब के सब काफिर राजा है, बोले कोई इस्लाम का फॉलो है ना, अंदर का गुस्सा निकाल रहा है। फिर उसको पता है कि शरीयत इंप्लीमेंटेशन में सियासत चली जाएगी सर, ठीक है। इसके लिए वो कहता है कि भाई शरीयत सियासत के संघर्ष में सियासत को फिर वैल्यू देनी चाहिए। फतवा जहांदरी में लिखता है, वो चीज़ दर्शाती है कि इट वाज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ थियोक्रेसी। दूसरा वो कहता है कि जब दिन और दुनिया के बीच में संघर्ष होगा, दिन का मतलब होता है रिलीजन।
दिन इलाही, दिन का मतलब होता है आपकी फेथ बिलीफ सिस्टम, कि जब दिन और दुनिया के बीच में संघर्ष हुआ, दुनिया का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना? कि व्हेनेवर देयर इज अ इश्यू बिटवीन दिन एंड दुनिया, तो वो कहता है कि दुनियादारी इज पार्ट ऑफ द किंगशिप एंड द सुल्तान विल नॉट बी एबल टू फॉलो द दिनदारी। दिनदारी का मतलब है अपनी फेथ को, अपनी वैल्यूज को, अपने रिलीजन को, अपनी गॉड को वो नहीं फॉलो कर पाएगा। तो ये चीज दर्शाती है कि अगर थियोक्रेटिक सिस्टम होती तो सियासत और शरिया में शरिया को अपहोल्ड किया जाता, वो नहीं हुआ, सियासत को अपहोल्ड किया गया। दिन और दुनिया के बीच में जब संघर्ष हुई तो राजा ने दुनिया को प्रेफर किया, ना कि दिन को प्रेफर किया। कोई भी नहीं करता है आज की तारीख में, ठीक है? जो दिखावा करता है कि भाई हम रिलीजियस वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए शासन चलाते हैं, ठीक है ना? मत मत देखिए उसको, सर, है ना? वो कोई भी हो गया सर, ठीक है? एवरीवन हैज देयर ओन प्लान एंड सिस्टम अकॉर्डिंगली, सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? दिनदारी का मतलब है कि दिन को फॉलो करना। दिन, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड दिन इन इस्लामिक आइडियोलॉजी, है ना? दिन का मतलब क्या होता है? रिलीजन, फेथ, बिलीफ सिस्टम के साथ आप उसको जोड़ सकते हो। तो आप कहते हो कि ये मेरा दिन है, दिस इज द आइडिया दैट आई बिलीव इनटू, सर। सो व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द दिन एंड दुनिया, दुनिया का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो आप सांसारिक जीवन जी रहे हो आज की तारीख में, सर। कैरम रमवाना, जूस पीवाना, मजा आनी लाइफ, सर, है ना? इतना पॉम्प बॉम्ब आपको दिखाना होता है, सर, है ना? अब कौन से रिलीजन ये कहता है कि राजा को इतना पॉम्प दिखा के चलना है, सर? सबको सजदा कराना है। राजा अपने आप को प्रोफेसी के रूप में इनफैक्ट, है ना, क्लेम करवा रहा है। वो कह रहा है मैं सिकंदर हूं, सर, मैं नया रिलीजन ही बना दूंगा, सर। समझे? सो व्हाट अलाउद्दीन डिड, ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, सर। तो अगर जब राजा अपना नया रिलीजन बना रहा है, मतलब ही इज गोइंग टुवर्ड दुनियादारी, सर। ही इज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ दिन। दिन का मतलब है इस्लामिक आइडियोलॉजी को अपोज करवा रहा है, सर। तो अगर ये होता तो आप कैसे कह सकते हो कि थियोक्रेसी है? राजा दुनिया को मानता था, राजा सियासत को मानता था, राजा ना शरिया को मानता था, राजा ना दिन को मानता था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको? अगर थियोक्रेटिक होता तो पिक्चर क्लियर होता कि राजा शरिया और राजा अपना रिलीजियस वैल्यू को 100% अपोर्ड करेगा। नहीं करता। कैपिटल पनिशमेंट, राजा जिस तरह से लोगों को पनिश करके मारता था, दैट आल्सो वेंट अगेंस्ट द शरिया लॉ। हलाल और हराम, इस्लाम में कुछ कुछ चीजें जायज है, कुछ कुछ चीजें नाजायज है। हलाल का मतलब है कि जो शरिया के कानून के हिसाब से लिखा गया। अब जैसे इस्लाम में बोला गया है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट इज हराम, इट इज नॉट हलाल थिंग। हलाल का मतलब है कि वो जायज नहीं है। बट देन यू सी, राजा से लेके सबके सब राजा, जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी इवन काजी से उलेमा देखेंगे ना, वो सबके सब अपना शेयरिंग मांगते थे। बोले चलो पैसा बहुत है, चलो थोड़ा सर्कुलेट कर देते हैं। तो अगर आप ये कहते हो थियोक्रेटिक स्टेट था, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट वो खत्म हो जाता सर। ब्याज का चक्र भी नहीं होता सर। इस्लामिक बैंकिंग का कांसेप्ट है ना, उसमें भी बहुत सारी आप देखोगे तो जो और तो है, ठीक है? मैं तो मिडिल ईस्ट में था तो मुझे पता है कि हाउ द बैंकिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। होता दिखाया जाता है, वो ऐसा होता नहीं है सर, ठीक? गेटिंग अपॉइंट। इस्लाम में तो अलाउड है ही नहीं इंटरेस्ट सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर। बट उसके बावजूद भी यहाँ भारत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत के राजा लोग थे, इवन उसके ऑफिशियल्स थे और थियोक्रेट्स थे। थियोक्रेट्स का मतलब जो धर्म आधारित बड़े बड़े स्कॉलर थे, वो सब ऑफिशियल्स के रूप में कार्य कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। सबने पैसा घुमाया है सर, ठीक है ना? इनफैक्ट उलेमा जिनका कार्य ये था कि रिलीजियस लॉज को अपहेल्ड किया जाए, रिलीजियस लॉज का इंटरप्रिटेशन किया जाए, ये एक से एक नंबर के लोग थे जो बेसिकली शरिया के हर एक नियम को धज्जियां उड़ाया था, और इन्होंने ही ये शरिया को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया था। एक्चुअली इस्लाम में यही है ना, यही तो प्रॉब्लम है सर, ठीक है ना? ये दो चलता है ना, बोले एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम है। तो एक इस्लाम ऐसा है जो पर्सनल कनेक्शन टू गॉड के रूप में मानता है, जो सूफी और बाकी सारे आप देखोगे सर, ठीक है? और दूसरा आप देखोगे रिलीजियस स्कॉलर के हिसाब से, उसमें इतनी सारी ब्रांचेस बन गई हैं, और ये ब्रांचेस आपको मिडिवल इंडिया में तो बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगी। इवन अकबर को काफिर कह दिया था इन्होंने। अकबर इबादत खाने में और इन सबके साथ चर्चा करता था, थोड़ा लिबरल था, हाँ, मतलब ये भी काफिर है सर, ठीक है? क्योंकि दे बिलीव्ड कि ये इन्फिडेल बन गया है सर। तो ये आपको कंटिन्यूअसली इस प्रकार की फतवा उसके नाम का भी निकलवा दिया था। अकबर सूफियों के साथ ज्यादा संवाद करता था, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ संवाद कर रहा है। एंड देन यू विल फाइंड कि पुरुषोत्तम दास जी टंडन आए थे, बनारस से लेके आए सर, है ना? यहाँ हरि विजय सूरी महाराज गुजरात से आए, काठियावाड़ से, जैन स्कॉलर से। तो यू सी देन व्हाट विल हैपन सर, गेटिंग अप। तो इस्लामिक फोल्ड के अंदर सूफीज वर पार्ट ऑफ इस्लाम, उसका मतलब ये नहीं है, बट दे हैड अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ कनेक्टिंग गॉड। देखिए, कनेक्शन टू गॉड हैज ऑलवेज बीन अ पर्सनल, आई कैन से एक्सपीरियंस इन ऑल द रिलीजन एंड द सेक्ट अक्रॉस द ग्लोब। सो हाउ यू परसीव गॉड इज लेफ्ट अप टू यू सर। बट व्हेन यू क्रिएट अ सर्टेन आइडिया कि दिस इज हाउ वी कैन परसीव एंड रिलेट टू गॉड, तो फिर उसमें फिर यही होगा कि संप्रदाय बनते रहेंगे सर। इसमें फिर संप्रदाय बनते रहेंगे, ये बनते रहेंगे सर। दैट इज द एसेंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ सर, है ना? सो हाउ यू कनेक्ट टू गॉड, रिलीजन आपको एक एथिकल कंडक्ट में लेके आता है, वो आप डिसाइड करिए अपने दिमाग से सर, ठीक? यहाँ तो ये हो रहा है कि शरिया को कभी अपहेल्ड किया ही नहीं गया, क्योंकि शरिया के जो नियम थे, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा काफिर हो जाएगा सर। इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज इनफिडल सर। उलेमास वर द रिलीजियस इंटरप्रेटर्स, इन्होंने शरिया के नियम खुद बनाए सर। सुल्तान की प्रैक्टिसेस को लेजिटिमाइज किया। अब कौन से इस्लाम में ये लिखा गया है, कौन से शरिया में लिखा गया है कि सुल्तान के पैरों के ऊपर आके चुम्मी करना आपको? इन विच शरिया और विच हदीस इट इज बीन रिटन कि आपको पापोस करना है सर, है? हाँ, जुम्मा चुम्मा दे रहे सर, है ना? शुक्रवार को तुमने वादा किया था, वो गाना है ना सर, वही। विच दे गिव सैंक्शन टू पापोस। बलबन की जो पापोस जो है, और बलबन का जो सजदा था सर, कौन से इस्लाम? सजदा शुड बी ओनली गिवन टू द गॉड। आप देखिए, सजदा करना है तो खाली और खाली अल्लाह को करना है। दिस इज व्हाट द इस्लामिक आइडियोलॉजी इज एक्चुअली बीइंग, उसकी बिलीफ है सर, है ना? व्हाट यू आर डूइंग सर, है ना? सुल्तान प्रोफेसी के इक्विवेलेंट करवा रहा है। जब आप सुल्तान को प्रॉफिट के इक्विवेलेंट बनवा रहे हो, मतलब यू आर एक्चुअली चैलेंजिंग दैट, है ना? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग अ पॉइंट। हाउ कम दिस इज पॉसिबल सर? हाँ? सुल्तान लोगों की संपत्ति को उठा ले रहा है अपने पास। इट हैज बीन सेड एवरेज स्क्रीन टाइम वाज अप बाय 12%। ठीक है, और कम करना पड़ेगा सर, ठीक है? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस वन। एवरी संडे को नोटिफिकेशन आता है, बोले तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना अप गया, कितना, और ये 9-10 बजे के बीच में आ जाता है सर, ठीक है? तो देखते रहते हैं हम भी सर। ये इसके अंदर भी डाल देना, मेरे को कंप्यूटर में भी डाल देना सर, है ना? चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि भाई क्यों थियोक्रेटिक नहीं कहा गया है, उसके पीछे के कारण क्या था सर, है ना? गेटिंग अ पॉइंट। इनफैक्ट थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में नहीं कहा गया, उसके पीछे के कारण ये है कि इनके यहाँ पे कंटिन्यूसली चीजें बदलती रहती थी सर, है ना? इसमें एक ही चीज थी, वो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें एक ही चीज थी कि राजा कितना मजबूत है उसके हिसाब से ही राज्य चलेगा सर, ठीक है? अगर इसमें थियोक्रेसी होती तो राजा एक नोबल क्लास से बिलोंग करता, राजा नोबिलिटी के रूप में एक फिक्स पैटर्न से बिलोंग करके आता, राजा का एक रिलीजियस आइडियोलॉजी होता है, वो फिक्स होता।
थियोक्रेसी होती तो खाली और खाली मुस्लिम राजा ही आते या मुस्लिम ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट होती जो बॉर्न मुस्लिम हो। वैसे हमने देखा है कि फिरोज शाह तुगलक का मिनिस्टर था, वजीर मलिक जहां खान जहां मकबूल सर है ना, ही वाज अ हिंदू कन्वर्ट। यू सी द केस ऑफ खुसरो शाह है ना, इन द खिलजी डायनेस्टी, ही वाज आल्सो हिंदू कन्वर्ट सर है ना। तो अगर आप थियोक्रेसी होती तो यू नॉट अलाउ अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द आउटसाइड। फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ, यू सी द केस है ना, आप फिरोज शाह तुगलक के केस में देख लीजिए सर, उसका ओरिजिन देख लीजिए। यू सी द केस ऑफ सिकंदर, सिकंदर के केस में देखिए कि उसकी मदर भी हिंदू हुआ करती थी सर, ठीक है ना। तो अगर आप थियोक्रेसी होती तो थियोक्रेसी के रूप में आपको एक चीज बहुत क्लियर मिल जाती कि खाली और खाली धर्म आधारित तत्व ही डोमिनेट करते और दे विल नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू बिकम द सुल्तान। यहाँ थियोक्रेसी नहीं थी क्योंकि यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा था। यहाँ थियोक्रेसी नहीं थी क्योंकि यहाँ गुलाम लोग पावर के ऊपर आ रहे थे, और ये वो गुलाम थे जो कभी भी रॉयल ओरिजिन के नहीं हुआ करते थे। ये वो गुलाम नहीं थे जिनके पास, और कुछ कुछ गुलाम तो ऐसे थे जो क्या कहते हैं कि हाई क्लास से भी नहीं बिलोंग करते थे। यू सी द केस ऑफ खिलजी एज वेल सर, ठीक है। अगर थियोक्रेसी होती तो फिक्स पैटर्न के थ्रू लोग आते सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत में रिलीजन का उपयोग करके राजा ने लोगों को मोबिलाइज किया था, अपनी एक्शंस को जस्टिफाई किया था। बोले मैं जिले इलाहू सबको यहाँ पे बैठना है सर, ठीक है। वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें करवाने की कोशिश कर रहा है। आखिर में किसी ने पूछा कि सर दिल्ली सल्तनत में आपने इतने सारे ओपिनियंस दिए कि थियोक्रेसी था कि नहीं था सर, इसमें पुलिस स्टेट था कि नहीं था सर, मिलिट्री स्टेट था कि नहीं था, तो था क्या सर? तो कंक्लूजन से लेके एंड तक, मतलब शुरुआत से लेके कंक्लूजन तक, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, आखिर में जब कंक्लूड करेंगे तो 3 पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन क्या था, ये चीज याद रखिएगा। कंक्लूजन ये था कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड द स्टेट वाज नॉट अ यूनिफाइड एंटिटी। देयर वाज वेरियस सेक्शंस एंड ऑफ द सुल्तान्स एंड नोबल्स जिसके थ्रू दिल्ली सल्तनत को शेप दिया गया और स्टेट बनवाया गया। स्टेट की विजिबिलिटी के लिए राजा ने कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, आर्मी बनाई, नोबिलिटी को रिफॉर्म किया, टैक्सेस लाने की शुरुआत की, कंस्ट्रक्शन किया आर्किटेक्चर का सर, ठीक है। क्योंकि सुल्तान को पता था कि मासेस को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, और इसके कारण कोई भी इंस्टीट्यूशन था वो हमेशा इवॉल्व होते रहा है। आप देखिए आर्मी भी इवॉल्व होती रही, हेरिडेटरी आया, बीच में हटा दिया गया। एक कंपोनेंट सबसे यूनिवर्सल था, वो था टैक्सेशन। जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है वहां से लेके उसके डिक्लाइन तक टैक्सेशन चालू रहा, रेवेन्यू का काम से। बाकी शुरुआत से लेके एंड तक आप समझने की कोशिश करिए, इन्होंने चीजों को बदलने की कोशिश की है, समय आते हुए हर एक चीजों को बदला है सर। And this is one of the reason it was a mixture of theocratic agenda in certain aspects whenever the king used to justify his political actions based on the religion, और whenever he want to conquer he used the military aspect। उसको जब कॉन्क्वेस्ट करना तो मिलिट्री को एस्पेक्ट बना के चल रहा है सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट समझने के लिए। तो कोई एक चीज को हम लोग नहीं मानते, और हम आखिर के अंदर ये लिखते हैं कि इनके यहाँ पे जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, it became an outcome of a pragmatic, wisdom-oriented statehood which depended on the idea of sultan. If the sultan is strong, the state will remain strong. If the sultan is weak, it will lead to the fragmentation and ultimately the disintegration of the state, which took place after the Tughlaqs. Point is clear? तो जब कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इट वाज नॉट अ यूनिफाइड एंटिटी, ना ही थियोक्रेसी था 100%। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने आपको बताया सतीश चंद्र साहब ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया से अपने क्या कहते हैं कि ओपिनियन दिए है आगे में, ये रहा सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। फतवा जहांदारी में भी बरानी सियासत और शरिया के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो सियासत को ज्यादा दिया, दिन और दुनिया के बीच में कंपटीशन हुआ तो दिन को साइड में कर दिया, बोले दुनिया जीतो सर, है ना, दिन तो बाद में होता रहेगा सर। तो यू विल फाइंड कि ये हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू कि स्टेटहुड क्या था सर, है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये स्टेट की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। अल्टीमेटली सुल्तान इज द स्टेट एंड स्टेट इज द सुल्तान, समझे। सुल्तान के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेट क्या है। सुल्तान अगर स्मार्ट होगा तो स्टेट की व्याख्या को बदलेगा। अगर सुल्तान गोलू सुल्तान रहा, गोलू समझ में आता है ना सर, या सुल्तान अय्याश रहा, अय्याश है ना, डिबॉचरी वाला सर, प्लेजर सीकिंग, तो स्टेट फिर खड्डे में चला जाएगा आपका सर, गेटिंग पॉइंट। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया सर। अब ये चीज यस 1-2 साल पहले कहीं पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने पहले पढ़ा दी दिल्ली सल्तनत की। तो आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया, बोले सर क्या थियोक्रेटिक स्टेट और पुलिस स्टेट और ये वो फला ढिमका। मैंने कहा हाँ वो भी पॉइंट है सर, है ना, क्योंकि मेरी गलती ये थी कि वो क्रैश कोर्स टाइप का, क्रैश कोर्स का मतलब है कि कुछ मेंस के बच्चे थे ऑप्शनल वाले, तो 15-20-25 बच्चे थे, तो मैं कहा कि सर थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 दिन का सेशन करवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है, और मैं तो आके फिर सीधा यहाँ से चालू कर दिया। मैं बोला ये स्टेट ऐसा होता है, ऐसा होता है ऐसा। अब वो गोलू बच्चे थे, मैं तो लगा कि ये मेन सेंट्रिक करवाना है, 3 दिन का क्रैश कोर्स टाइप है, तो खाली नेचर ही पढ़ाऊंगा, कैरेक्टर ही पढ़ाऊंगा, बॉल बाय बॉल कमेंट तो होगी नहीं। तो फिर ब्रेक पड़ा तो सबका चेहरा उतर गया था। मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर हमको तो बलबन के एक्शंस और बलबन की थियरी ऑफ किंगशिप के ऊपर ही भी कंफ्यूजन है। बोला जब बलबन की किंगशिप की थियरी के ऊपर कंफ्यूजन है तो फिर सवाल ये आता है कि आप स्टेटहुड को कैसे समझ पाओगे, क्योंकि किंगशिप के साथ ही स्टेटहुड जुड़ा हुआ है ना सर, जब उसको जज किया जाता है सर, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा पहले माइक्रो पढ़ो फिर मैक्रो के ऊपर देखिए सर, समझे आप लोग, ठीक है। सूफी सेंट्रलाइजेशन में हिंड्रेंस कैसे बने? देखिए मैंने अभी भी बताया ना सर, मैं सुल्तान हूँ और आप एक धर्मगुरु हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम को सबको टिंडे की सब्जी खिलवाओ सर, नहीं पनीर की सब्जी खिलवाओ। बट आप रिलीजियस स्कॉलर हो, आपने पब्लिक को अपने फेवर में कर दिया क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर में अपनी चीज़ों को लोगों को कन्विंस करते हो। तो मैं चाहता था कि लोग पनीर की सब्जी खाएं, पर आपने लोगों को पनीर के बेनिफिट्स के अगेंस्ट में उसके नेगेटिव्स बताया। बोले बहुत ही हाई फैट वाला होता है, हाई प्रोटीन होता है, और पनीर तो ठेलियों में मिलता है, 100-100 रुपए का, है ना, सोनार की दुकान के ऊपर मिलने की शुरुआत हो गई आजकल तो सर, ठीक है। उन्होंने देखा पनीर कितना महंगा हो गया सर। फिर आवाम क्या होगी? आवाम आपका मानेगी या मेरा मानेगी? मैं चाहता था कि सबको पनीर की सब्जी खिलाओ सर, बट बिकॉज यू वर हैविंग कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस इन द मासेस, आपका मासेस के ऊपर बहुत काफी गहरा प्रभाव था, तो ऑब्वियसली पीपल विल फॉलो दी सूफी सेंट, गेटिंग अ पॉइंट, समझे। तो इसके कारण मैं जिस तरह से शासन चलाना चाहता था वो एट टाइम सूफी चलाने नहीं देते। खैर वो थियरी गलत हो गई। फिर क्यों गलत होगी? क्योंकि औलिया को छोड़ के बाकी सारे सूफी इतना प्रभाव नहीं डाल पाए एडमिनिस्ट्रेशन पे या राजा की पूरी की पूरी शासन व्यवस्था पे, ठीक है। औलिया को छोड़ के मैं, औलिया क्यों? क्योंकि दिल्ली में थे वो, और दिल्ली में थे, फिर दिल्ली दूरस की कहानी भी चली है सर, वी हैड डिस्कस। इसके लिए काफी लोगों ने कहा, बोले सेंट्रलाइजेशन के पीछे थियोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है।
और ये थियोक्रेसी सेंट्रलाइजेशन को एट टाइम्स रोक रही थी क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ें चलवानी चाहती है। थियोक्रेसी में सूफीज़, फिर उलेमाज़ और बाकी सारे स्कॉलर्स भी हैं सर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर सर स्टेटहुड को लेके सर। आई थॉट कि आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरा खत्म करेंगे, कर तो देंगे सर, है ना, रुकिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने नेचर ऑफ स्टेट बताया आपको। अब नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर से जो दूसरा प्रश्न यहाँ से आएगा वो है कैलिफा सिस्टम या खलीफा सिस्टम। अब कैलिफा सिस्टम के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। खैर मोटे-मोटे तौर के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, बट स्टिल इसके ऊपर से प्रश्न आया था। प्रश्न ये आया था कि टू व्हाट एक्सटेंट द खलीफेट वाज द सोर्स एंड द सैंक्शन टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सर, है ना? कि किस सीमा तक, है ना, ये याद रखिएगा। टू व्हाट एक्सटेंट, क्या नॉमिनल था कि रियल कंट्रोल था? वाज खलीफेट हैविंग अ रियल कंट्रोल ओवर द सुल्तान और द खलीफा वाज हैविंग अ नॉमिनल कंट्रोल ओवर सुल्तान? बगदाद में बैठा हुआ या फातिमी इजिप्ट में बैठा हुआ खलीफा क्या सुल्तान के ऊपर सीधे-सीधे तौर के ऊपर प्रभावशाली, इनफैक्ट, है ना, प्रभाव डाल पा रहा था कि नहीं डाल पा रहा था? नॉमिनली होगा ना सर, नॉमिनली होगा। पर सुल्तान दिखाने की ऐसी कोशिश कर रहा था कि खलीफा मेरा रियल सुल्तान है, मैं तो खाली उसका सेवक हूँ सर, है ना? सुल्तान दिखाएगा ऐसा कि नहीं, 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 मैं तो सेवक हूँ सर, है ना? हाँ, मुझे तो खलीफा साहब ने अपॉइंट किया है इसके लिए सर। गेटिंग इट? समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा करते हैं खलीफा वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। और खलीफा सिस्टम को हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है सर, है ना? तो खलीफा का प्रभाव दिल्ली के सल्तनत के ऊपर था। उसके पीछे का कारण है कि दिल्ली का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको कैलिफेट सिस्टम का प्रभाव बहुत दिखेगा। और काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि इंडिया के अंदर जो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत थी, इट इज़ नोन एज़ टर्को पर्शियन सिस्टम इन इंडियन सेटिंग। एक अलग से प्रश्न आएगा, ये कीवर्ड याद रखिएगा। इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत बना है, उसका जो बेसिस है, इट्स अ टर्को पर्शियन बेसिस। टर्को पर्शियन क्यों? मंगोल्स के पास तो औकात थी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करवा पाए। वो पर्शियन एक्चुअली इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है? तो पर्शियंस का। इसलिए तो ईरान आज की तारीख में डोमिनेट करता है सऊदी वॉर। ये तो तेल वेल बेच के आगे आ गए सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर अरब कंट्रीज। बाकी पर्शियंस वर ऑलवेज द लीडिंग अथॉरिटी कल्चरली, इवन इन पॉलिटिकल सेंस एज वेल, क्योंकि वो जिस तरह से ज्योग्राफिकल एरियाज में डेवलपमेंट है और फिर सेंट्रल एशिया तक उनका प्रभाव रहा है, ठीक है। तो भारत में जो दिल्ली सल्तनत बना है ना, ये दिल्ली सल्तनत का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर कैलिफेट सिस्टम का बहुत प्रभाव है। और ये कैलिफेट सिस्टम का भारत में इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज मेनली पार्ट ऑफ द टर्को पर्शियन। टर्को पर्शियन का मतलब है कि टर्किश और पर्शियन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके भारत के अंदर उसको लागू करवाया गया था सर, ठीक है ना? तो अब देखते हैं ये कैलिफेट सिस्टम क्या है और क्यों आया था। तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर अगर आपने अरब इन्वेजन ऑफ सिंध पढ़ा होगा, लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड में या बुक में भी पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया होगा सर, ठीक है, कि कैलिफेट एक इंस्टीट्यूशन था, याद आया आपको सर? और ये इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मृत्यु होता है, तो उसके बाद खलीफा सिस्टम को इमर्ज किया गया कि कौन इस्लाम को स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली स्प्रेड करने का बेसिकली बेस बनाएगा, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है? तो अबू बकर आए, फिर उस्मान आए, उमर आए और फिर अली आते हैं, है ना? तो उनको रशीदून कहते हैं, द फोर पायस कैलिफ्स, समझे कि नहीं समझे, है ना? जो मुस्लिम कैलिफेट को गवर्न करने के लिए लाए गए सर, है ना? और उसके बाद फिर उमैयद कैलिफेट की स्थापना हुई और फिर अब्बासिद आए, उमैयद दमिश्क में रूल करते थे, अब्बासिद बगदाद में आए सर, है ना? तो बाय द 12th सेंचुरी यू विल फाइंड ये जो कैलिफेट सिस्टम है, उसमें 2-3 ब्रांचेस बन जाएगी सर, ठीक है? तो उमैयद जो साम्राज्य जो सबसे पहले पुराना था, उसके कुछ-कुछ वंशज लोग स्पेन में चले गए। एक्चुअली स्पेन बिकेम पार्ट ऑफ द इस्लामिक फोल्ड और फिर अगेन स्पेन गॉट इंटू क्रिश्चियन वर्ल्ड, है ना? स्पेन की तो अलग कहानी है। फिर आज की तारीख में भी ये ऑटोमन्स और ये लोग अभी भी क्लेम करते हैं कि स्पेन तो हमारा था सर, ठीक है? ये क्रिश्चियंस ने हमसे ले लिया एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना? यू विल फाइंड जो मिडिवल वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री उसमें आपको दिखेगी सर, ठीक है? फिर इजिप्ट में फातिमी साम्राज्य आया, बगदाद में एक नॉमिनल अब्बासिड कैलिफेट चलता था सर, ठीक है ना? तो होता ये है कि जब भी पूरी दुनिया में मिडिवल हिस्ट्री को देखा गया, वो चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो, वो चाहे अरेबिया हो, वो चाहे पर्शिया हो, मेसोपोटामिया हो, सेंट्रल एशिया हो, इवन इंडिया हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी मुस्लिम स्टेट्स थे, वो हो सके उतने खलीफा के साथ लेके अपने साथ को जोड़ते थे। वो खलीफा कभी इजिप्ट में बैठा होता था क्योंकि उसकी डोमिनेशन ज़्यादा थी, या कुछ खलीफा पहले बगदाद में बैठे थे तो वहाँ से लेके आएँगे। अब अल्तुतमिश और उन सबको देखोगे तो वो बगदाद से लेके आते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को देखोगे इजिप्ट तक चला जाता है, बोले वहाँ का खलीफा को लेके आएँगे। बोले बगदाद वाले को तो मंगोल्स ने मार दिया ना, वो हलाकू खान मार देता है सर, ठीक है। तो देन यू विल फाइंड इजिप्शियन खलीफा जिंदा था तो बोले वहाँ चले जाते हैं हम लोग, इजिप्ट के खलीफा से लेके आएँगे, बट लेके आएँगे कोई भी खलीफा से। फिर रियासत उस्मानिया आई तो रियासत उस्मानिया से खलीफा के थ्रू लेके आएँगे सर, ठीक है। इनफैक्ट रियासत उस्मानिया और मुगल्स के बीच में अलग ही कहानी दिखाई। तो ये गाज़ी अर्तुगरुल करके एक सीरियल आती है ना, उसमें एक सीन है, उसमें शाहजहाँ खलीफा को मिलने जाता है और उसको सजदा करता है सर, ठीक। और उसमें रियलिटी ये थी कि शाहजहाँ नहीं गया होता है सर, शाहजहाँ हैड नॉट गॉन, है ना, वो उतना तक कहाँ जाएगा सर, ठीक है। उसमें सीन ऐसा दिखाया। तो एक दिन मैं ऐसे ही कुछ गूगल कर रहा था तो फिर गूगल ट्रेंड के कारण मेरे को यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस आ गए सर, ठीक है। उसमें ये सीन पता नहीं, उसको ये भी पता था कि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अलग ही कहानी है। तो मैं ढूंढ रहा था कुछ टर्को टर्को मुगल रिलेशंस, मतलब मैं ढूंढ रहा था कि तुर्की के रिलेशंस हिस्ट्री में, रिसर्च पेपर पढ़ रहा था सर कोई। तो उसमें मैं रिसर्च पेपर करते-करते मेरे को यूट्यूब के ऊपर वो शाहजहाँ वाला वो सीन दिखा रहा है। मैंने बोला यार ये अजब नालायकी है सर, ठीक है। नॉर्मल केसेस में ये हो रहा है कि जब मैं लेक्चर खत्म करता हूँ उसके बाद मेरे फोन की रिकमेंडेशंस देखता हूँ तो 99% जो मैंने टॉपिक पढ़ाया होता है उसके इर्द-गिर्द के 1-2 वीडियोस और वो पॉपअप दिख ही जाते हैं सर, ठीक है। तो यू नो दिस ना कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ व्हेन वी सी सर, ठीक है। और वो वीडियोस में ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वो यूट्यूब में दिख जाएँगे या कहीं फेसबुक के ऊपर दिख जाएँगे सर, है ना, सोशल मीडिया के अलग-अलग या ट्वीटर के ऊपर दिख जाएगा उसके रिलेटेड कोई कंटेंट। मैंने बोला ये तो मैंने सर्च भी नहीं किया है सर, ठीक है, पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसके रिलेटेड सर, है ना। और ज़्यादातर जो इंग्लिश के कोई स्टेटमेंट्स बोले तो उसको ज़्यादा कैच करता है ये सर, ठीक है। तो अभी थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वालों को, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर लोकल लैंग्वेज में सर, है ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा तेरे को सर, है ना। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो यू विल फाइंड कच्चा खिलाड़ी है सर, दे शुड ऑप्टिमाइज़ द लोकल लैंग्वेज। और फिर मेरी तो डायलेक्ट है सर, लोकल लैंग्वेज तो क्या है कि मैं हिंदी तो चलो यहाँ 4-5 घंटा क्लास में बोलता हूँ, बाकी तो मेरी बोली है सर, आई स्पीक नॉट गुजराती। गुजरात में भी अहमदाबाद वाली गुजराती कम बोलता हूँ सर, जो थोड़ी प्योर है सर। घर में हमारी उत्तर गुजरात चलता है, तो उसमें एकदम वो है ना, क्या कहते हैं, थोड़ी हार्श लैंग्वेजेस हो जाती है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। ऐसे सॉफ्ट है बट वो हमारा प्यार वैसा है कि थोड़ा हार्श लगता है। चलो, तो कहानी क्या है सर, ये खलीफा सिस्टम आई। ये खलीफा क्यों आई? जो खलीफा के थ्रू बेसिकली बोला गया है कि एक सिंगल मोनार्क होगा जिसके थ्रू बेसिकली पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाएगा। और इसी के थ्रू हमको पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तान ने भी अपने आप को खलीफा के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में कंसीडर किया। यू विल फाइंड बहुत सारे सुल्तान थे जो अपने कॉइन्स को इश्यू करवाते थे, खलीफा के नाम की प्रेयर इंस्टीट्यूट करवाते थे और खलीफा से लेटर लेके आते थे।
तो दे यूज्ड टू ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम द खलीफा सर, है ना? और फिर लेटर के अंदर लिखा होता था कि भाई आज के बाद मैंने इनको नॉमिनेट किया है राजा के रूप में सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो बेसिकली मंसूर कहते हैं, मंसूर इज नोन एज द लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर। लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर का मतलब ये है कि उसे रिकॉग्निशन पाने की आपको कोशिश करेंगे सर, गेटिंग अपॉन, है ना? तो यू विल फाइंड कि ये मंसूर के द्वारा राजा यहाँ पे अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा है। और एट टाइम्स आप देखोगे तो सुल्तान अपने आप को टाइटल भी देगा, नासिर ए आमिर उल मोमिन। अब खलीफा को कहते थे आमिर मोमिन। आमिर मोमिन का मतलब है कि जितने भी मुसलमान हैं उनका लीडर है, आमिर का मतलब होता है लीडर सर, गेटिंग अपॉन। खलीफा के लिए कहा गया था कि आमिर मोमिन। सुल्तान क्या कह रहा है कि मैं आमिर मोमिन का नसीर हूं सर, आई एम द डेप्यूटी टू हिम, यामिन उल खलीफा, आई एम द राइट हैंड टू द खलीफा, गेटिंग अपॉन टू नॉट। ऐसे ऐसे टाइटल देगा सर यहाँ का सुल्तान। ये क्यों दे रहा था सर? क्योंकि ये अपने आप को लेजिटिमाइज करवा रहा। सुल्तान जब खलीफा से लेटर लेके आता था तो जानबूझ के पब्लिक को रॉयल पॉम्प के रूप में दर्शाता था। मैंने आपको बताया था वो ऑफिस में गया था एक बार मैं, वहाँ बड़े-बड़े सर्टिफिकेट्स लगवाए गए थे, ये अवार्ड मिला, फलाना अवार्ड मिला सर, ठीक है। गेटिंग अपॉन टू नॉट। ये क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर, है ना? बिकॉज़ दे वर ट्राइंग टू बेसिकली प्रूव दैट कि भाई देखो हमको रिकॉग्निशन मिला है, किससे मिला है? फ्रॉम द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। व्हाई द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड? क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद खलीफा का बहुत महत्व था इस्लाम को स्प्रेड करने के पीछे और लेजिटिमाइज करने के लिए सर, ठीक। तो कोई राजा अपने आप को नाइब कहेगा, मैं नाइब उल खलीफा हूँ। नाइब उल खलीफा का मतलब मैं खलीफा का डेप्यूटी हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी के लिए दो-दो लिखी गई है। आमिर खुसरो और बरानी ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को नायब कहा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को कहता है कि मैं नासिर अमीर मोमिन हूँ सर, ठीक है ना? सो यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर सर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आपको ये मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अटक गया था, अटक गया था सर, ठीक है ना? नहीं अटका था ना सर। हाँ, तो मैं बैकअप कनेक्शन पे हूँ सर। बैकअप कनेक्शन मेरा अटकता नहीं है सर। आज मेरा मेन कनेक्शन तो सुबह से डाउन है, ठीक। मेन कनेक्शन सुबह से डाउन है, तो मैं सुबह से ही मोबाइल वाले कनेक्शन पे हूँ। मोबाइल वाला कनेक्शन कभी अटकता नहीं है मेरा सर। चलिए, लेट मी कम बैक, ओके। तो राजा क्या कर रहा है? राजा एक्चुअली बेसिकली इस प्रकार का कार्य कर रहा है सर, ठीक है। इनफैक्ट राजा वैसे-वैसे कार्य करेगा जहाँ आपको देख के हैरानी होगी कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक पहले खलीफा को मानता नहीं है, फिर उसके सामने रिबेलियंस हो गए, उसको पता चला कि यार मैं अपने आप को प्रॉफिट बोलने की कोशिश करवा रहा हूँ, ये वो, मेरी ज़बान टूट गई सर, है ना? तो जैसे ही उसने खलीफा के साथ लेटर लिखा, इजिप्शियन खलीफा के साथ लिखा, तब तक तो बगदाद वाले खलीफा खत्म हो गए थे, मंगोल्स ने मार दिया था सर। तो उसका एक एम्बेसडर इजिप्शियन खलीफा का मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया। मोहम्मद बिन तुगलक उसका स्वागत करने के लिए और लाल चटाई तो बिछाता है, रेड कारपेट, और वो बेसिकली नंगे पाँव जाता है। ही विल नॉट बी वेयरिंग एनी काइंड ऑफ सैंडल्स, एनी काइंड ऑफ शूज़, है ना? एंड वो एकदम ऐसे जाता है, बोले खलीफा खुद आ गए। खलीफा का एम्बेसडर आया था। एम्बेसडर कहता है कि यार पगले रुलाएगा क्या? इतनी वैल्यू तो मेरी वहाँ की कोर्ट में नहीं जितना तू यहाँ पे वैल्यू कर रहा है सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। बट तुगलक वांटेड टू लेजिटिमाइज हिज रूल। ही रियलाइज्ड कि ये एक्सपेरिमेंट उसको भारी पड़ गया। 1344 में उसने खलीफा से एमिसरी अचीव किया। और मोहम्मद बिन तुगलक का केस अगर आपको पता होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि पहले 10 साल में भाई साहब ने बंटाधार कर दिया था। हमने पढ़ा था 1325 से लेके 1335 में 10 साल में 5 बड़े-बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए कि हालत खराब हो गई। उसके बाद 1344 के बाद जब भी नाम होता था कि ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफा, ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफा, ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफा सर, नॉट अ सिंगल डायनेस्टी वाज देयर जो खलीफा को डिनाई करती है। इवन सैयद और लोधी डायनेस्टी जैसी डायनेस्टीज जो बहुत ही मैं कहूंगा कि जिसका कोई लेना देना नहीं था आउटर वर्ल्ड के साथ, वो भी उनके नाम के कॉइन्स इशू करवाती थी क्योंकि उससे इनकी लेजिटिमेसी मिलती थी सर, है ना? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, इससे इनकी लेजिटिमेसी मिलती थी। अरे खलीफा मर गया उसके बावजूद भी आपको पता चलेगा कि उसको लेजिटिमाइज करवाया जा रहा था। अब हलाकू खान ने मार दिया था, हुसैन करके खलीफा थे, हुसैन अल-मुंतशिर ऐसा नाम था उनका, तो उनको फिर मार दिया जाता है। देन उसके नाम का तो भी खुतबा निकालते, बोले नहीं ये हमारे खलीफा। अरे भाई वो चल गए, नहीं नहीं है ना, स्वर्गवासी है तो भी कोई बात नहीं सर, है ना? जन्नतवासी हो गए ना सर, ठीक है, बोले नहीं नहीं उनको तो हम लोग कंसीडर करेंगे सर, ठीक है ना? क्योंकि राजा को पता है कि इससे हमारी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, इससे हमारा शासन बढ़ेगा सर, ठीक है ना? आप कुछ-कुछ लोगों के ऑफिस में जाओगे ना, कोई पॉलिटिशियंस के साथ उनका फोटो होगा, ऐसे यूँ खड़े होंगे, आपको लगेगा कि उसका मित्र होगा सर, है ना? मित्र नहीं, वो शायद फोटोशॉप भी करवाया होगा, यू नेवर नो दैट। या हो सकता है कि कोई फंक्शन-वंक्शन में खड़े रह गए पर अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करवा दिया सर, ठीक है। एक्टर्स के साथ खड़े रह के यूँ फोटो खिंचवा दे, एक्टर के साथ, है ना? बोले ये एक्टर है सर। बोला क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे हो? अपने अंदर विश्वास नहीं है सर, ठीक है। अवार्ड मिला है तो बात अलग है। इफ यू हैव बीन गिवन सम काइंड ऑफ अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पर आप खड़े-खड़े उनके साथ यूँ फोटो खिंचवाओ, व्हाट इज़ द पॉइंट? एंड देन इतना बड़ा पोस्टर लगवा, सेल्फी ले रहे हैं सर, ऐसा सीन है ना फिल्म स्टार्स के साथ। मतलब वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो सर। व्हाई यू आर लोअरिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके? ठीक है, मेरे को पसंद नहीं आता ये सब चीज़। अवार्ड मिलता है रिस्पेक्टफुली, डिग्निफाइड, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे कि सर आपने मुझे नवाजा है। बराबर, मैं आपके पीछे वो दुम दबा के भागूँ, ओह! ये आया, वो आया, उसके पीछे सर, 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 ठीक है। व्हाट इज़ द पॉइंट? नहीं, एक होता है रिस्पेक्ट, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोग फोटो-वोटो खिंचवाते हैं सर, ठीक है। मैं भी खिंचवाता हूँ, अगर मुझे मान होता है, मुझे अच्छा लगता है सर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सर मैं आपके साथ, क्योंकि मैं तहे दिल से आपको मिलना चाहता था और आप मिल पाए सर, ठीक है। पर वो सबके लिए तो नहीं होता ना सर, इट डज़न्ट हैपन विद एवरीवन ना सर। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये कहानी आपको मिलेगी, तो सुल्तान के लिए प्रॉफिटेबल था। सुल्तान कभी भी खलीफा को ओबे नहीं करता था, सीधी बात तो ये थी। और हमेशा एक नॉमिनल अथॉरिटी के रूप में ही खलीफा का प्रभाव रहा है भारत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर सर, ठीक है। तो ये जो प्रश्न आया था, ये प्रश्न में आपको यही लिखना है कि खलीफा क्या है सर, समझे कि नहीं समझे? खलीफा एक सोर्स के रूप में और सैंक्शन के रूप में किस तरह से कार्य कर रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट है, किस सीमा तक था। तो यू विल स्टार्ट व्हाट इज खलीफा सिस्टम, समझे कि नहीं समझे, कैलिफेट सिस्टम। और किसने शुरू किया? यू स्टार्ट फ्रॉम इल्तुतमिश एंड यू गो अप टिल द केस ऑफ द लोदीज। कहाँ-कहाँ पे खलीफा सोर्स के रूप में था, खुतबे के रूप में था। खलीफा से लेटर लेके आना, मंसूर लेके आना, मंसूर वाज़ अ लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। कॉइन्स के अंदर उसको इश्यू करवाना खलीफा के नाम को सर। और व्हाट एक्सटेंट, तो नॉमिनल था। और किस तरह से नॉमिनल था आप लिखोगे। उसमें कुछ-कुछ राजाओं ने इनफैक्ट खलीफा सिस्टम को ओवररूल करने की भी कोशिश की। यू सी द केस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको मार भी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये है कि खलीफा सिस्टम भले आप नॉमिनली तो नॉमिनली पर एक्सेप्ट करिए सर। डोंट ट्राई टू ओवररूल खलीफा। मोहम्मद बिन तुगलक का इनफैक्ट केस स्टडी ये दर्शाता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉमिनल प्रेजेंस, इट मे इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तुगलक ने डिनाई किया था। जोना खान डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ खलीफा, बोले मैं नहीं जाऊँगा, अपन प्रॉफिट है सर। देन 1344 में क्यों भाई लॉर्ड के बुद्धू घर को आए? तो बोला नॉमिनली तो नॉमिनली लेके तो आओ सर, क्या फ़र्क पड़ता है? समझे? ये बहुत मैटर करता है सर, हेकड़ी कभी नहीं दिखानी चाहिए। जीवन में आगे बढ़ना हो ना, तो प्यून चले के प्राइम मिनिस्टर सबको सैल्यूट कर देने का। गेटिंग
एक सिद्धांत होता है बिजनेसमैनों का, कुछ बिजनेसमैन के मैंने वो कोटेशंस कभी-कभी मैं सुनता हूँ। तो एक व्यापारी बोल रहे थे कि बोले जीवन में आगे बढ़ना हो तो बोले चपरासी से लेने चीफ मिनिस्टर સુધી બધાને આપણે સલામ કરીએ। मैं बात तो बराबर की साहब 100% नहीं। अब चपरासी को यूं करने से चपरासी आपका बॉस नहीं बनेगा, बट चपरासी की जो दिमाग के अंदर आपके प्रति जो इंप्रेशन है वो थोड़ी बदल जाएगी। आपका काम करके देगा, जो 10 मिनट में कर रहा है शायद 1 मिनट में करके दे देगा। तो ये खलीफा की भी यही कहानी है। खलीफा खुद पर्सनली थोड़ी इजिप्ट से आने वाला था तुगलक के कोर्ट में, ठीक है। पर आप जिस तरह से नॉमिनल प्रेजेंस के थ्रू लेजिटिमाइज करवा रहे हो उससे आपको फायदा ही मिला। और मोहम्मद बिन तुगलक की तो हालत खराब हो गई थी पहले 10 साल में। मतलब ये है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉमिनल प्रेजेंस है, ये पॉइंट यहाँ पे आपका आना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक का एक्सपेरिमेंट। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉमिनल प्रेजेंस द खलीफेट exerted some kind of ideological influence, and the case of Muhammad bin Tughlaq can be seen where he did not took the investiture from the Khalifa. It resulted into loss of prestige and seen as an unorthodox element into the Islamic framework. But after taking the caliphate investiture and receiving an ambassador from the court of Khalifa, Muhammad bin Tughlaq was able to legitimize his rule in a more effective way. समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आइडिया रहना चाहिए कि भले नॉमिनल था, भले मानते नहीं थे सर, गेटिंग पॉइंट है ना, बट ये आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि किसके बेसिस के रूप में ये कैलिफेट सिस्टम चले। पॉइंट समझ में आया आपको? व्हाट इज माय पॉइंट? बाकी तो कुछ नहीं था, एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव ही है सर, ठीक है ना। किस सीमा तक है सर, है ना, कौन सी सीमा तक होगा सर? हाँ, अल्तुतमिश में ज्यादा प्रेशर था क्योंकि अल्तुतमिश और बगदाद बाजू बाजू में है। अल्तुतमिश और बगदाद बाजू बाजू में है सर, ठीक है ना। लाहौर दिल्ली से बगदाद तो उतना दूर, समझे आप लोग, ठीक है। देखो इसमें 3 आएंगे। व्हाट इज कैलिफेट सिस्टम, ये क्यों लाया गया था, एक सोर्स और सैंक्शन के रूप में कितना इफेक्टिव रहता है, अलग अलग सुल्तानों के रूप में। सुल्तान ऑफ दिल्ली लिखा है ना, खाली नहीं लिखा है कि अल्तुतमिश के कोर्ट में खलीफा का क्या इंपैक्ट हुआ, वो दिखाइए। वो तो एक 4 लाइन में हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग सुल्तान में कंसीडरेबल लिखना है। सो स्टार्ट विद अल्तुतमिश, यू स्टार्ट विद, यू गो टू रजिया, राइट अबाउट बलबन। बलबन ने भी लिखा, बलबन ने भी माना, है ना। दिल्ली इलाही कहता था पर खलीफा को डिनाई नहीं किया उसने। अलाउद्दीन भी कहता था सिकंदर शाह पर खलीफा को डिनाई नहीं किया। एक पगला राजा था, बोले मैं खुद प्रॉफिट हूं। फिर मार पड़ी, फिर बोला यार चलो थोड़ा लेके आते खलीफा के बाद, पहले दिन लेके आ जाते तो लेजिटिमाइज हो जाते ना। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल ना होते शायद तक, यू नेवर नो दैट। आपकी फेलियर्स आपके रिलीजियस पॉलिसी के कारण हुए, क्या पता सर। क्या मुगल्स के समय पे कैलिफेट सिस्टम इतनी इफेक्टिव रहती है? नहीं। गेटिंग पॉइंट है ना। अगर आप समझने की कोशिश करिए, मुगल्स के समय पे कैलिफेट सिस्टम नहीं थी सर। मुगल्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली गवर्न करवा रहे हैं, हम करेंगे अपने हिसाब से सर, हमको कोई बाहरी सोर्स की जाने की आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। आदमी जब अंदरूनी कमजोर होता है तब बाहरी ताकतों से लेजिटिमाइजेशन पाता है, बोले हाँ यार मुझे रिकॉग्नाइज कर दे। मैं अंदरूनी मजबूत हूं, इंटरनेशनल बोले जो उखाड़ना उखाड़ ले, बैठा हूं यहाँ पे। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बीडन फिडन इंस्टीट्यूट से बोले डेमोक्रेसी, हमको पता है हम डेमोक्रेसी है। नो दिस ना, एक दिन राज्यसभा में चर्चा हुई, कोई स्वीडन वीडन का कोई इंस्टीट्यूट था, तो एक संसद सभ्य ने कहा कि ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें इंडिया डेमोक्रेसी में पीछे चला गया। तो बोले कौन सा है? तो राज्यसभा के चेयरमैन साहब बैठे थे, वो बिडन बिडन इंस्टीट्यूट का नहीं, हमको पता है ना, आप यहाँ बोल पा रहे हो ना, वो डेमोक्रेसी के कारण है, ठीक है ना, यू आर स्पीकिंग बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। बोले वो इंडेक्स कहाँ 1 2 3 कर रहे हो, डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ बोलने के अधिकार नहीं होते आपको। तो बिठा दिया, बोले चुप हो जाओ सर, है ना, बोले बेकार की बाहरी ताकतों से लेजिटिमाइजेशन क्यों गेन करवा रहे हो सर, ठीक। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट, यू नो दिस ना सर, खतरनाक था सर वो। देखिए वो क्या बिडन फिडन इंस्टीट्यूट, कोई बाइडन इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ था स्वीडन वीडन का, समझा, ठीक है। तो इंडियंस को ये एक्चुअली क्या है, इंडियंस की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रही है। रिकॉग्निशन यूएन से लेके आएंगे और ये क्या है नासा से लेके आएंगे, अरे भाई हम हमारे खुद का कर देंगे, वी विल सेट अप आवर ओन बेंचमार्क। मूवी में ऑस्कर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, अरे भाई हमारे अवार्ड्स ऐसे होंगे, वी विल गिव रिकॉग्निशन टू अदर पर्सन्स, ना वी क्रिएट अ बेंचमार्क। ऑस्कर इज व्हाट, इट्स अ बेंचमार्क, इट्स अ बेंचमार्क व्हिच इज बीन सेट अप बाय द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री, ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में हो गया है सर। वी कैन क्रिएट अवर बेंचमार्क, वी कैन क्रिएट दैट लेवल सर, है ना। हमारे अंदर विश्वास तो रखिए सर, है ना। तो लेजिटिमेसी, उसको ऑस्कर मिला है, उसको फलाने इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज किया, मेरा क्या लेना देना उसको रिकॉग्निशन किया। इंडिया की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़, इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे तो नहीं लिखेंगे। फॉरेन की कोई मतलब है ना, झोला छाप, फॉरेन में भी बहुत झोला छाप, अरे 2 कमरों में यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़ के आएंगे लिखेंगे फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। वो खाली वेबसाइट ही खाली इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ग्राउंड के ऊपर कुछ होता ही नहीं है, ठीक। आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता ना, तो देन यू टेक लेजिटिमेसी फ्रॉम फॉरेन, ये फलानी डिग्री में 4-5 डिग्री है, ठीक। नहीं ठीक है, मतलब अगर आप ऐसी बेंचमार्क इंस्टीट्यूशन में आईवी लीग कॉलेज में पढ़ के आए तो लिख सकते हो सर, ठीक, समझे, अलग ही कहानी है सर, ठीक है। मैं मानता हूँ बेंचमार्क्स को, ऐसा नहीं है, बट फिर मैं ये एक्सटर्नल के थ्रू अपने आपकी इंटरनल वीकनेसेस को कंसोलिडेट करने के लिए नहीं करता हूँ सर, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये कहानी याद रहेगी। बाकी सुल्तान की किंगशिप की कहानी आपको पता है, यू नो द स्टोरी ऑफ किंगशिप ऑफ सुल्तान सर, ठीक है। अब सुल्तान का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत, है ना। थियरी ऑफ किंगशिप मैंने आपको बता दिया है। एक कंसेप्ट आता है द डिवाइन ओरिजिन कंसेप्ट, है ना। तो फर्रा के रूप में पहचानता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ फर्रा, द डॉक्ट्रिन ऑफ फर कहते हैं। सुल्तान इज हैविंग सम काइंड ऑफ लाइक नो रेडियंस और ऑरा कमिंग आउट। तो बलबन है, कैकबाद है, अलाउद्दीन है, इन सब ने ये कार्य किया था कि नहीं किया था, ठीक है। सो द सुल्तान ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई मैं शेडो ऑफ गॉड हूं, और बीइंग अ शेडो ऑफ गॉड मैं सब कुछ कार्य करूंगा सर, ठीक। तो थियरी ऑफ किंगशिप हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल पार्ट, है ना। हमने अलग-अलग सुल्तानों में सब में डिटेल में किया हुआ था, बट आपको मोटे-मोटे तौर के ऊपर कार्य होना चाहिए कि सुल्तान का कार्य कैसे होता था, सुल्तान की अपॉइंटमेंट कैसे थी और सुल्तान क्या काम करता था। तो सुल्तान के फीचर्स याद रखिएगा। सुल्तान वाज हेड ऑफ द स्टेट, सुल्तान वाज द मेन पावर एंड अथॉरिटी, सुल्तान वाज द सोवरेन एंड द कमांडर ऑफ द आर्मी। व्हेन इट कम्स टू द लॉ, सुल्तान वाज नोन एज अ पर्सन जो कहेगा कि मेरा वचन ही शासन है। दैट मीन्स कि आई एम द लॉ एंड माय वर्ड इज द स्टेट। और इसके कारण सुल्तान ने अलग-अलग प्रकार के कानून व्यवस्था के लिए धर्म आधारित शासन व्यवस्था को भी उसने डिस्ट्रॉय करते हुए अपने कानूनों को पास कराया, उसको ज़वाबित कहा गया है, बरानी ने लिखा है, और फिर अलाउद्दीन भी करता है, मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है, सब ने करता है, ठीक है। इस्लाम में लिखा गया था कि सुल्तान इलेक्टेड बाय पीपल होना चाहिए और फ्री बॉर्न मुस्लिम होना चाहिए, और बेसिकली फ्री बॉर्न मुस्लिम का मतलब उसके मदर फादर भी मुस्लिम होने चाहिए, कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर वैसे भारत में ये चीज़ लागू नहीं होती, इसके लिए तो मैंने कहा कि थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, याद आया आपको सर, ठीक। इलेक्टेड बाय द पीपल का मतलब ये था कि ही शुड बी चूजन वन, जैसे खलीफा हुआ करते थे, पहले 4 खलीफा थे, चूजन वन थे सर, गेटिंग पॉइंट। और रियलिटी ये थी कि कैंडिडेट डिसाइड कर दिया जाता था एट टाइम्स नोबल्स के द्वारा, एट टाइम्स आप देखोगे तो सिविल वॉर भी हो जाती थी। और सुल्तान के अंदर हेरिडिटरी प्रिंसिपल आपको नहीं मिलेगा, और एक्सेप्शंस आपको बहुत बार दिखेंगे, जहां रजिया एक सुल्तान के रूप में इलेक्टेड वन नहीं थी। रजिया बेसिकली मेल नहीं थी, बेसिकली इस्लामिक आइडियल्स में ये कहा गया था कि सुल्तान मेल होना चाहिए, पुरुष ही होना चाहिए सर, नहीं था। यू सी द केस ऑफ खुसरो खान, ही वाज नॉट अ फ्री बॉर्न मुस्लिम सर, ही वाज अ कन्वर्ट हू केम टू पावर सर, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे। तो यू विल फाइंड कि सल्तनत की थियरी में जो थियरी ऑफ किंगशिप है वो वेरी करती है।
और ये वेरी करने के अंदर आपको बहुत बार ये भी केसेस दिखेंगे सुल्तान के अंदर कि उसका पावर अलग-अलग बेसिस के रूप में दिखेगा सर, ठीक है। सुल्तान को लेके आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हमने नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की को देखा है, उसमें एट टाइम्स नोबिलिटी हावी भी हो जाती थी, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम यही था कि नोबिलिटी के अंदर जो ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, जो उलेमास हुआ करते थे, वो कब-कब वीक सुल्तान होता था, उसको टॉपल भी कर देते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। खलीफा वाज़ द किंग मेकर, नो वी कैन नॉट से ही वाज़ द किंग मेकर, द नोबल्स वर द किंग मेकर। मैंने आपको बताया था, द नोबल्स वर द वन जो बेसिकली किंग मेकर के रूप में काम करते हैं। तो आप पुराने क्लासेस को देखोगे मौसमी, आई गेस यू आर न्यू टू द कोर्स, है ना, तो आप पुराने क्लासेस को थोड़ा देखिए लिनियरिटी में, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि भाई खलीफा का रोल तो बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये तो इसके लिए तो आज हम लोग खाली मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवा रहे हैं सर, ठीक है ना। चलिए, तो हमेशा याद रखिएगा सर, है ना, सुल्तान को एट टाइम्स नोबिलिटी डोमिनेट करती थी और कंटिन्यूअसली आपको थ्योरी ऑफ किंगशिप में दिखेगा कि नोबल्स बहुत बार इनफैक्ट सुल्तान को हटाते थे। इनफैक्ट 99% ऑफ केस में नोबल्स ने ही सुल्तान को हटाया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवॉचरी, ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड से मेंटल वीकनेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वीकनेसेस, वो कई कबार को पैरालाइज करवा के फिर धक्का मार दिया जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अगर स्टेट की आइडियोलॉजी सुल्तान फॉलो नहीं कर रहा है तो भी मार दिया जाता है सर, है ना, समझे। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस में 3-4 सुल्तान ही दिखेंगे जो नेचुरल डेथ में मारे गए। नेचुरल डेथ का मतलब है प्राकृतिक रूप से, बाकी तो सबको खत्म ही किया गया सर। आप कभी हिस्टोरिकल, मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में गया नहीं हूँ, बट हर एक ऑथर्स ने इनफैक्ट जैसे आप जेल मेहता उठाओगे ना, जेल मेहता में एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, आगे दिया है पीछे दिया गया मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो चार्ट के अंदर कैसे किसकी मृत्यु हुई थी वो पीछे दिया है, ये रहा पीछे, कैसे किसकी मृत्यु हुई थी वो कभी देख लीजिएगा सर, हाउ हाउ डिड दैट टुक प्लेस, है ना। उसमें डेथ लिखा गया बाय एक्सीडेंट, डाइड इन कन्फाइनमेंट, किक्ड टू डेथ, है ना, कुछ-कुछ राजाओं के लिए लिखा गया है। मर्डर इन कन्फाइनमेंट, मर्डर इन कन्फाइनमेंट, मर्डर, डाइड इन कन्फाइनमेंट, डाइड अ फ्यूजिटिव। आप देखो पूरा लिस्ट आपको एक ही दिखेगा, मर्डर, डिपोज्ड, मतलब भाई उसको हटा दिया गया, डाइड इन बैटल, मतलब वही सर, है ना। तो आउट ऑफ 30-35 सुल्तान्स आपको 5-6 सुल्तान ऐसे दिखेंगे जिनकी मृत्यु 32 सुल्तान से ऑफिशियली नंबर के हिसाब से देखोगे दिल्ली में 1206 से लेकर 1526 में, उनमें से 5-7 को छोड़ के ज्यादातर की मृत्यु है ना ये नोबल्स के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया टेबल है, वो टेबल रटा नहीं मारते पर खाली ट्रेंड को देखते हैं सर, वो ट्रेंड को देखते हैं। मेहता साहब की किताब में पीछे मैं नहीं गया हूँ क्योंकि फिर वो बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री हो जाता है सर, फिर वो सिलेबस फिर हम वो क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का नहीं करना है हमको, फिर एग्जाम सेंट्रिक भी रहना है सर, और मजा आती है सर इनको, तो फिर अंदर अंदर की कहानी बॉल बाय बॉल कमेंट्री में देखिए। मैं एक्चुअली 2-3 किताबें बीच में पढ़ी थी सर, है ना, तो स्पेसिफिक खिलजी के ऊपर की किताबें हैं, स्पेसिफिक तुगलक के ऊपर किताबें हैं सर, है ना, तो उसमें तो फिर आप पढ़ते ही रहोगे, आपको मजा आ जाएगी, यार ये तो गजब की यहाँ पे कोर्ट इंटरेस्ट चल रही है, उसका टांग की तरह ये कर रहा है सर, ठीक है, बट देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट ना, फिर क्या करोगे सर, है ना। चलिए, तो कहानी यही है, याद रखिएगा कि सुल्तान को एट टाइम्स नोबल्स ने हावी किया था, मतलब उसको मारने की कोशिश की थी, सुल्तान को पावर से हटाया गया था, समझे कि नहीं समझे। एक ही चीज थी कि सुल्तान वही बन पाएगा जो बेसिकली अपने आप को प्रूव करवाएगा, सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट। दिल्ली सल्तनत में बिकॉज सुल्तानशिप वाज नॉट हेरिडिटरी, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानशिप वाज नॉट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, उसका एक फायदा ये होता है कि टैलेंटेड लोग ही पावर के ऊपर रह पाए, और वही टैलेंटेड लोगों ने ही रिफॉर्म्स किए। तो 32 सुल्तान आए टोटल, उससे भी ज्यादा होंगे, पर 32 तो मेन थे जो लिनियरिटी के अंदर आप काउंट कर सकते हो, फ्रॉम 1206 टू 1526। उसमें ये 8-10 लोगों की हिस्ट्री आप पढ़ते हो, उसमें हमने 10-15 क्लासेस लिए, समझे आप लोग, ठीक है। सुल्तान का कार्य भी लिखा गया था और बोला गया था कि सुल्तान को ये काम करना है, और सुल्तान बेसिकली ऑर्डर को एस्टैब्लिशमेंट करेगा, इस्लाम का फैलावा करेगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करेगा, और यही सुल्तान बेसिकली अपने आप के ऊपर एस्टैब्लिश, जब अपने पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी करेगा। उसको पता है कि अगर नोबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो नोबल्स उसको खा जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा है। और इसके लिए दिल्ली की सल्तनत जो थी वो सुल्तान के आधारित था, तो मैंने आपको बताया द स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ सुल्तान, द एक्जिस्टेंस ऑफ स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ सुल्तान, द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ सुल्तान, एंड द डिक्लाइन ऑफ द स्टेट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ सुल्तान। सुल्तान की मानसिक परिस्थिति और शारीरिक परिस्थिति डिसाइड करती थी कि साम्राज्य बनेगा या टूटेगा या टिका रहेगा, समझे आप लोग, ठीक है। उसको कोई रोकने वाला नहीं था, ही वाज एन एब्सोल्यूट डिस्प्यूट। ज्यादातर केसेस के अंदर आपको यही दिखेगा सर। खलीफा नॉर्मल केसेस के अंदर आपको डोमिनेट नहीं करता हुआ मिल रहा है, ना ही पब्लिक सपोर्ट डोमिनेट कर रहा था। उसको एक ही चीज थी कि राइट टू रूल था, वो था मेरी सेना के हिसाब से, हमने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के रूप में भी देखा, और वही सबसे बेस पॉइंट मिलता है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। सुल्तान ना ही इनफैक्ट है ना थियोक्रेसी में 100% बिलीव करता था। एट टाइम सुल्तान अपने आप को कहता था कि मेरी अथॉरिटी गौर के द्वारा दी गई है, मैं किसी से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं जिले इलाही हूँ, आप आओ मेरे कोर्ट में बैठो, आप मेरे लिए साम्राज्य बनाने का काम करो, आप यहाँ आर्किटेक्चर क्रिएट करो, आप मेरे लिए किताबें लिखो, पर मेरे अगेंस्ट में कुछ मत लिखिएगा, वरना मेरे मन को भाया मैं आज तवारीख काट के खाया सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट। तो फिर सबको खा जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगी सर। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये सुल्तान के कैरेक्टर को जब हम लोग जज करते हैं तो आपको पता चलता है कि सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे कोर आइडियोलॉजी जो थी, तो सल्तनत के अंदर सुल्तान था, सुल्तान की एक कहानी आपको पता चलनी चाहिए सर, ठीक है ना। तो खलीफा के साथ सुल्तान के रोल के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। थियरी ऑफ किंगशिप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है सर, है ना, वो क्योंकि क्यों थियरी ऑफ किंगशिप पढ़ा है, क्योंकि अलग अलग राजाओं में हमने पढ़ा था सर, और डेविएशन भी हमने देखे थे, सो मैं नहीं जा रहा हूँ उसके ऊपर सर, ठीक है। अब जो बाकी है वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न बाकी है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में 3-4 टॉपिक्स हमारे रह गए, वो कल से हम लोग शुरू करेंगे। उसमें एक आएगा इक्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इक्तेदारी सिस्टम के रूप में, एक आएगा लॉ एंड ऑर्डर मतलब जुडिशरी के साथ, समझे नहीं समझे, एक आएगा आपके यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे चल रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, एंड दूसरा रेवेन्यू और एग्रीकल्चर सर, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चले जाएंगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी नहीं करेंगे सर। आपको ये नहीं पूछेगा कि डिस्कस द रोल ऑफ वजीर इन दिल्ली सल्तनत, है ना, और बहुत स्पेसिफिक प्रश्न हो गया। और ये जरूर पूछेगा कि इक्ता सिस्टम के थ्रू एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ, हाउ फार इक्ता सिस्टम वाज रिस्पांसिबल बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना, हाउ इक्ता सिस्टम वाज द रोल और द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो क्वेश्चंस वहां से बनेंगे आपके साथ, समझे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, है ना, रिलीजियस पॉलिसीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। तो अभी हम लोग मैक्रो देख रहे हैं, तो आप माइक्रो के ऊपर मत जाइएगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने हर एक सुल्तान की जो पॉलिटिकल मतलब जो उनके रिफॉर्म्स के पीरियड है वो आपने देख लिया है, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया गया, आपको पूछा जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी पहले नहीं थी, दीवान अरीस किसने बनाया, दीवान बंदगा किसने बनाया, चहलगामी सिस्टम, है ना, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली परगना और सूबा सिस्टम तो लोधीज के समय से आई है सर,
परगना सिस्टम और सूबा सिस्टम है, ये पहले नहीं चलती थी, पहले एकता सिस्टम चलती थी। लोधिस तक आते आते एकता वो ट्रांसफॉर्म इनटू द परगना इन द सूबा, सरकार के रूप में आया था। इस बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन था परगना सूबा सरकार, है ना, वो हायरार्की पूछती थी उसने मिडिवल इंडिया में मुगल्स की। शुरू लोधी से हो गया था, यू सी एकता डिक्लाइन में जा रहा है, न्यू सिस्टम इज कमिंग अप, तो आपको आता ही इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है सर, ठीक है। तो कल एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी नहीं करेंगे, पर हम आपको ये बताएंगे कि ये पूरी की पूरी सिस्टम थी, इसमें इन सबका रोल प्ले क्या था सर, है ना, वजीर का क्या रोल था, सदर का रोल था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रश्न पूछा है आपको, इसने ऑलरेडी एक प्रश्न पूछा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे सर, है ना, काजी का रोल क्या है सर, दिख रहा है आपको, लैंड रेवेन्यू और जुडिशियल 7.5 मार्क में पूछा था, 7.5 7.5 में ये पूछा, 7.5 में ये पूछा सर, रिलीजियस स्कॉलर्स का इंपॉर्टेंस है ना, गेटिंग। तो ये सब प्रश्न आपको आ रहे हैं आजकल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो पहले नहीं आते यार, पहले ना ऑप्शनल, मतलब आप देखोगे 2011 से पहले पीपल यूज्ड टू स्कोर गुड नंबर्स इन हिस्ट्री। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन वर्बेटिमली रिपीट होता है। वर्बेटिम मतलब मैं आपको 1988 में पूछा, फिर 88 के बाद 92 में पूछा, फिर 95 में पूछा, 99 में पूछा, 2004 में पूछा, वो आता ही रहता था। अब क्या हो रहा है कि बोले नहीं, अब मैं मैक्रो पूछूंगा, यहाँ डायमेंशन में जाऊंगा, वो डायमेंशन में, इधर डायमेंशन में, जो कभी आपने देखे ही ना हो। दूसरा ये हो रहा है कि अब दो किताब से चलता नहीं है, बोले ऑप्शनल है तो मैं एमए लेवल का पूछूंगा, लिखता तो है ऑनर्स लेवल। यूपीएससी अगर ऑप्शनल के सिलेबस को देखोगे, वो लिखेगा ऑनर्स लेवल है। ऑनर्स लेवल का मतलब होता है बैचलर्स और मास्टर्स के बीच वाला। बैचलर्स 3 होता है, ऑनर्स +1 होता है, मास्टर्स +2 हो जाता है ना, टोटल 5 साल होते हैं ना। ऑनर्स यहाँ पे आता है, लिखता तो है कि ऑनर्स लेवल का सिलेबस है, पर आप क्वेश्चन देखोगे ना कभी, तो मास्टर लेवल के क्वेश्चन आते हैं सर, एमफिल लेवल के क्वेश्चन निकालता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये हर एक ऑप्शन में हो रहा है सर, ये एक ऑप्शन नहीं, ईच एंड एवरी ऑप्शन में ये गेम कर रहा है। बोले खेलो, बोले यू वांट टू, यू हैव टू प्रूव योर मास्टरी ओवर अ सब्जेक्ट इन स्पाइट ऑफ योर अपियरिंग फॉर द जनरल सर्विसेज, बट वी वांट यू टू हैव कमांड। हम देख, तो आप चूज करिए, उसके ऊपर कमांड प्रूव करिए सर, समझा आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन ये कुछ नहीं, आप पुराने क्लासेस देखें, मौज में आपकी मास्टरी आ जाएगी सर, ठीक है। आप पुराने क्लासेस जब तक नहीं देखेंगे, कल आऊंगा टुमारो, आई कंटिन्यू विद दिस, है ना। इक्तदार्स और लाइक ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, नो दे वर वेरी डिफरेंट, दे वेरी डिफरेंट, है ना। कल आऊंगा टुमारो, आई कंटिन्यू सर। तो कल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होगा एंड कल ही हम लोग इकोनॉमी के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। मुझे इकोनॉमी के ऊपर भी जाना है, फिर कल्चर के ऊपर भी जाना है, अभी तो दिल्ली सल्तनत में आई गेस 2-3 क्लासेस और लगेंगे सर, ठीक है। ये वाला बाकी है सर, सबसे ये वाला, इसमें 2 पार्ट तो करना ही पड़ेगा सर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर सर, है ना। तो हिस्टोग्राफी का पॉइंट बाकी है, पर्शियन कल्चर के रूप में सर, भक्ति सूफी बाकी, भक्ति सूफी क्या अलग से होगा। तो आई गेस हम लोग दिसंबर एंड तक तो चलना पड़ेगा सर, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हो सके उतना जल्दी करेंगे, ट्राई टू डू इट अर्ली, बट अगर आगे पीछे हुआ तो भी चलिए सर, है ना। बाय, प्लीज टेक केयर। मौसमी अच्छा मौसमी, आपके लिए, आप पहली बार आए हो क्लास में आई गेस, आप क्या कर सकते हो, आप है ना मिडिवल इंडिया का सबसे पहले क्लास में चले जाइए, मिडिवल 1 लिखा होगा क्लास का टाइटल, वो शुरू किया था हमने, कब किया था बाबू, अक्टूबर के 5-7 तारीख के आसपास किया था सर, लेक्चर नंबर 68 है ना, 15 अक्टूबर में सर। तो प्लीज आप वहाँ पे जाइए, आपको मिडिवल की पूरी बुक लिस्ट मिलेगी, और आप लेक्चर नंबर 1 में जाओगे तो यू विल गेट ऑल द बुक लिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके। तो कोर्स के अलावा बुक रेफर करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, उसमें क्या फॉर्मेट यूज करना है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो और भी नए बच्चे कौन आए हैं आई गेस, बाकी तो सब पुराने ही है सर, ठीक है। अनिकेत तो 2-3 दिन से आ रहे हैं, तो अब तो उनको समझ में आ गया ना सर, ठीक है। सो आप तो आ रहे हो ना 4-5 दिन से सर। तो जितने भी नए बच्चे हैं वो मिडिवल, अगर मिडिवल इंडिया से ज्वाइन कर रहे हो और एंशिएंट अभी बाकी है, तो मिडिवल पहले खत्म कर दो। तो मिडिवल 1 होगा 15 अक्टूबर से, आई गेस वी हैड स्टार्टेड, है ना। तो मिडिवल 1 वाला जो लेक्चर है 18 अक्टूबर है ना, 18 हाँ 18 अक्टूबर है जो है सर, ठीक है। वहाँ से शुरू करेगा लेक्चर नंबर 68, हाँ लेक्चर नंबर 68 है ना, अक्टूबर 18 से लेक्चर नंबर 68। तो वहाँ से क्या आपकी लीनियरिटी हो जाएगी सर, है ना। बेटा मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दो, यू विल गेट ऑल द आइडियाज ऑफ क्लास टाइमिंग्स और ये वो सर, है ना। So we have a very automation system on the platform. You follow the profile of the educator, and you'll get all the details about the batch as well. Okay. So और आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. You'll get all the details. Okay. अभी ऑप्शनल हमारी थ्रू आउट द ईयर, अगले महीने के मार्च अप्रैल तक जब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वी विल हैव एब्सोल्युटली 8 AM क्लास। ऑप्शनल की टाइमिंग मैं नहीं बदलूंगा अंटिल एंड अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ इमरजेंसी और सम काइंड ऑफ कंपल्शन कमिंग अप, है ना, वरना नहीं बदलेंगे। ऑप्शनल सुबह ही करेंगे फ्रेश माइंड से, दिमाग खोल के सर, है ना, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करेगा। मैं आपको अभी बोल देता हूँ सर, इसमें जल्दबाजी मत करिए चूज करने में, इसमें कोई भी प्रकार की आप है ना लापरवाही मत बरतिए सर, ठीक है ना। आप देखो जीएस में एक टॉपिक आगे पीछे करोगे चलेगा सर, ऑप्शनल में क्यों 15 मार्क को कॉम्प्रोमाइज करवाओगे, क्यों 20 मार्क को कॉम्प्रोमाइज करवाओगे। पता है ना 20 मार्क में क्या होता है सर, है ना, रैंक 200 रैंक पीछे चली जाएगी आपकी, 200 नहीं सर्विस के बाहर चले जाओगे सर, ठीक है। और फिर वी आर टारगेटिंग 320 प्लस। इतने में ऑनेस्टली मैं पूरा पेपर 1 तो नहीं, पेपर 2 भी चालू करवा दिया होता अगर मैं चाहूँ तो भी, मैं करवा सकता हूँ, उसमें मुझे भी दो राय नहीं है सर, ठीक है। बट फिर मेरा मन नहीं मानता सर, वरना मैं नहीं करता। मैं आपको पहले भी कहा था सर, करवाने के लिए तो सब करवा सकते होते भी है, यू नो दैट, हाँ। मार्केट के अंदर आप समझिए सर, ठीक है, ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, बट आप कभी देखेगा कि सिलेबस कितना टच हुआ फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, खाली और कुछ मत करिए सर, है ना। आप देखिए कि सिलेबस कितना टच हो रहा है, सिलेबस की कॉपी प्रीवियस की, मैं दो ही चीज़ों का बेस बनाता हूँ, मैं किसी का बेस नहीं बनाता, है ना। मैं ना ही किसी और के साथ कंपैरिजन बेंचमार्क भी क्रिएट करता हूँ सर, आई नेवर डू दैट, ओके। मैं एक ही चीज़ ना, क्वेश्चन पेपर निकालो पिछले 10 साल के निकालो, क्योंकि उसमें लेटेस्ट ट्रेंड निकलता है। सिलेबस में पॉइंट देखिए बोले किसके साथ मैच हो रहा है, बोले अच्छा इसमें इतना डेप्थ जा रहा है, दैट मीन्स कि बदलो अप्रोच। जब तक ये अप्रोच आपके यहाँ डेवलप नहीं होगा बाबू, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा सर। एटलीस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जीएस हो सकता है कि आप 19-20 करके गए, थोड़ा जनरलाइज कर दिया चलेगा, तो जीएस जीएस के हिसाब से ही करना होता है। 15 लेक्चर में तो मैं पूरे जीएस में मिडिवल इंडिया खत्म कर देता हूँ, 15 या 16 लेक्चर में, ना पता हो तो बता देता हूँ। मिडिवल का मेरा जीएस का कोर्स देखिएगा, आई गेस 32 आवर्स इज द मैक्सिमम टाइम आई हैव कवर्ड होल ऑफ द मिडिवल इंडिया, ठीक है। 17 लेक्चर होंगे तो 34 आवर्स। यहाँ ऐसी कंडीशन है कि हम लोग कितने आज 20वें लेक्चर में 40 घंटे के अंदर दिल्ली सल्तनत भी खत्म नहीं कर रहे, है ना। सो दैट थिंग शोज कि वी आर डूइंग। एंड दूसरा ये है कि मैं आपको रैंडम नहीं करवा रहा हूँ, आई एम नॉट बाइंग योर टाइम एंड आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम एज वेल, है ना। काफी लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर रैंडम बातें कर रहा है। हर एक क्लास के बाद आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे,
हर एक क्लास। इसके लिए मैं क्वेश्चंस आपको डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये शंका होती है, बोले मास्टर टाइम पास करवा के गया, 2 घंटा वेस्ट करवा के गया। नहीं, एक फतवा फटा था मेरे नाम का, बोले ऑप्शनल में ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। मैंने बोला ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो समवन टोल्ड मी सर ऑप्शनल में ज़्यादा डेप्थ हो रही है सर। मैंने कहा क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, क्लास की नोट्स नहीं देखी पीछे? ठीक है, पीछे क्वेश्चन पेपर डालता हूँ ना, हर एक क्लास के बाद 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे। अगर 2 घंटे में आपका 40 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 मार्क का, तो इससे बड़ा स्ट्राइक रेट कोई होता नहीं है। अगर 2 घंटे के अंदर अगर आप 40 मार्क अटेंड कर पा रहे हो, तो इससे बड़ा कोई स्ट्राइक रेट नहीं होगा, मैं याद रखिएगा, आपको बोल देता हूँ सर। प्रीलिम्स में 2 घंटे की क्लास के बाद शायद तक ऐसा होगा कि आप 2 मार्क के क्वेश्चन भी अटेंड ना कर पाओ। इन प्रीलिम्स व्हेन यू अटेंड 2 आवर्स ऑफ सेशन ना, तो हो सकता है कि 2 मार्क के क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको। पर यहाँ ऑप्शनल में जब आप 2 घंटे का सेशन अटेंड करते हो, तो मोस्ट प्रोबब्ली आप ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 30 से 40 मार्क के बीच। तभी मैं पढ़ाता हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ाता हूँ सर। समझे? सो आई नो व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई आई एम हियर फॉर एंड व्हाई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स। आई एम वेरी मच क्लियर व्हाट आई एम सपोज्ड। मेरी क्लैरिटी है सर, आपको विश्वास नहीं होगा आपके अंदर, पर मुझे विश्वास है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कैसे करवा रहा हूँ और क्यों ऐसे करवा रहा हूँ। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव जॉइन्ड टू, ट्रस्ट समवन सर। पता है हम भारतीय लोग, हमारी गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु शिष्य की परंपरा में फायदा ये था कि गुरु कहता था ना कि बेटा ये करना है, तो फिर शिष्य कभी वो है ना कि उसके इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करता था, अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन करता था। बोले सर ये क्यों हुआ ऐसा, तो गुरु उसके जवाब इंटेंशन क्लियर होता है। बोले गुरु ने कहा है। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो अभी भी ये गुरु सिस्टम में अभी भी फॉलो करते हैं सर। उसको बिजनेस में कुछ काम होता है ना, वो गुरु के आश्रम में चला जाता है। कुछ नया काम करना होता है ना, आपको ना बताओ, मेरा एक दोस्त है सर, वो इतना गुरु शिष्य परंपरा में मानता है। उसको ही इज अ बिजनेसमैन है ना, उसको जैसे ही कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ पॉलिसी लेवल मतलब कुछ प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉस हो गया, ये वो कुछ नया प्लान करना है, ही गोज टू द आश्रम ऑफ गुरु। अहमदाबाद से 400 किलोमीटर दूर रहते, ड्राइव करके जाता है, आधा घंटा बैठता है, वापिस आ जाता है। गुरु ने कहा ठीक ही होगा। फिर इंटेंशन के ऊपर प्रश्न नहीं होता, कंफ्यूजन होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ सवाल किया कि सर ये हो रहा है, गुरु कहते बेटा कर दे। गुरु मना करते वो ड्रॉप भी कर देता है, बोले नहीं ठीक है गुरु जी ने मना किया। मैंने बोला तुम इतना बोले ठीक है, जो भी है उनके कारण। तो फेथ होता है सर ना, तो हम तो गुरु के इतने तो लायक है नहीं सर, आई एम नॉट दैट मच सीनियर, और ना ही मेरे पास उतना वो है कि गुरु करें, बट हैव ट्रस्ट। आप खुद के गुरु बन जाओ सर, है ना। इंडिया की एनलाइटनमेंट है ना, बुद्ध कहते थे कि यू कैन बी गुरु इन योरसेल्फ, यू कैन बी प्रीचर इन योरसेल्फ। एनलाइटन हो जाओ सर, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने गुरु बन गए, आप अपने सेंसेस के ऊपर काबू रख पा रहे हो, आप अपनी सोच के अंदर बहुत क्लियर हो कि आप क्या करने आए हो। जिस दिन आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ना, आप सिविल सर्विस में टॉप 10 में होंगे या टॉप 5 में होंगे या टॉप के ऊपर होंगे। मैं बाकी सारे फील्ड में फेल होता रहा, फेल मतलब मुझे उतना जितना हो सके, जितना मुझे सिविल सर्विस के अंदर जितना मुझे लाइफ ने दिया है ना, ये टीचिंग प्रोफेशन, उतना मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ। बाकी सारे में मैं भटक रहा था, वो है ना कि आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए कहानी थी, इधर भटका उधर भटका इधर भटका, बट मैं जॉइन टीचिंग प्रोफेशन। मेरी इतनी क्लैरिटी है, मुझे मुझे पता है कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ। आई एम हियर फॉर व्हाट व्हाई एम हियर फॉर, एंड दैट इज द रीजन आई गेस कि मैं आगे आया हूँ सर ये फील्ड में। आई हैव क्रॉस्ड सर्टेन बैरियर्स जो मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद को लग रहा था कि, बट आई हैड अ ट्रस्ट इन माय सेल्फ एटलीस्ट कि चलो यार लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। समझ आप लोग? ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। कल मिलता हूँ सर, है ना। हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, बी योर ओन गुरु। आखिर में तो आप अपने खुद के गुरु बनिए, है ना। इफ यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, आप अपने अंदर विश्वास रखिए, सिस्टम को ट्रस्ट करिए। क्वेश्चन पेपर अरे सेल्फ स्टडी कर दो सर, सेल्फ स्टडी कर दो। एक्चुअली मैंने यूट्यूब के 4-5 घंटे की स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाए हैं। उसमें स्ट्रेटेजी में एंशिएंट का पेपर भी बताया है, मेडिवल का, वर्ल्ड और मॉडर्न का भी सर, ठीक है। उसमें ये सब सोर्सेज बताए हैं, कौन सा इग्नू से करना है, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को ब्रेकअप किया था, इसको कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे थे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैंने कहा कि यार ये सेल्फ स्टडी करोगे तो ऐसे करो, पर बट करो सर, है ना। और फिर लगे रहो और ट्रस्ट करो अपने आप को। आपको लग रहा है कि रास्ता भटक है, सीधा प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर निकालो। अच्छा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इट इज इन ट्यून विद द प्रीवियस पेपर, नो माय अप्रोच इज डिफरेंट, ओके आई नीड टू चेंज द नेचर ऑफ लर्निंग। मैं पहले राजा को पॉलिटिकल हिस्ट्री से देखता था, अब मैं थियरी ऑफ किंगशिप से देखता हूं। मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन को मंत्रियों के हिसाब से देखता था, अब मैं नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की के रूप में देख रहा हूं। पहले मैं स्लेव्स को गुलामों के रूप में देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि स्लेव्स वर द एम्पायर बिल्डर्स एंड दे वर द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर। यू गॉट माय पॉइंट? तो आप उतना ही एक्सपेक्ट करोगे फिर। किताब में तो सैकड़ों बातें दी गई है सर, दिस बुक्स आर वेरी बल्की, है ना। तो ये अप्रोच आपको खुद लाना पड़ेगा। देखिए जितने भी टॉपर्स हैं ना सर, ये टॉपर्स टीचर के कारण टॉपर नहीं बने, पता है। टॉपर्स अपने खुद के कारण, क्योंकि वो खुद के गुरु बन गए। टॉपर्स हैव बिकम टॉपर्स बिकॉज़ दे हैव गॉट दैट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट व्हेन इट कम्स टू द यूपीएससी। दे हैव रियलाइज्ड कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड, हाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडीज। द अप्रोच ऑफ द स्टडी इज क्लियर, देन तो फिर आपको याद ही रखना है। और वो याद रखने के लिए कोई बड़ी तुरंत वाली बात नहीं है सर। पिक्चर के गाने याद रहते हैं, कुछ-कुछ नाम याद रहते हैं, जो बेवजह से आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये तो आपका जीवन बदलेंगे सर। इसमें सेल्फिशनेस लेके आओ याद न रखने में। लोग कहते हैं कि सर याद नहीं रखेगा, बोले बी सेल्फिश। इसको याद रखोगे तो लाइफ बदल जाएगी। स्वार्थ है, याद रखने में भी स्वार्थ है। लोगों का नाम और लोगों की तारीखें याद रखने में आपको स्वार्थ नहीं मिलेगा कुछ। यहाँ तो स्वार्थ है, और इतना बड़ा स्वार्थ है जहाँ आप आपका जीवन बदल रहे हो, आपका नहीं, अपना आजू बाजू का सबका, है ना। हो सकता है कि आप ऐसे सराउंडिंग से बिलोंग कर रहे हो जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ इतनी मोटिवेशन आएगी कि बात मत करिए। काया पलट हो जाएगी, लोग आगे चले जाएंगे कि नहीं, है ना। एजुकेशन लिटरेसी सब बदल जाएगा सर, ठीक है। स्वार्थ है, स्वार्थ। चलिए खत्म करता हूँ, कल मिलता हूँ, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।